CH21 मेरा दोस्त सूर्यांश। गुंडों से बचने के बाद सूर्यांश और मोदित किसी तरफ अपने अपने ऑफिस में लिए निकल गए था, जबकि उन्होंने अपने मिलने के जगह पहले से ही फिक्स कर रखा था। गॉडजिला गार्डन, जो एक खूबसूरती का मिसाल था। शाम होते ही सूर्यांश वहां चला आया था। उसने अपने दोस्त को गॉडजिला के अंदर बड़े से तालाब के किनारे बने पत्थरों के कुर्सी पे बैठा देख लिया था। उसे देख उसके आंखों में कितनी चमक आ गई थी। उनका ही जल्दी उसका चेहरा हैरानी से भर गया था, जब मोदित ने उसे अपने कारण का सच बताते हुए उसे ही दोषी बना दिया था। एक साल पहले सूर्यांश ने क्या गलती कर दिया था, वह इसी बात को सोचने में लगा था, जबकि उसे अपने दोस्त मोदित से किया हुआ एक ही वादा याद आ रहा था, और वो उसे अपने सीईओ बन जाने के बाद उसे अपने कंपनी में नौकरी देने का था। ये लोग मेरे पीछे मेरे दोस्त की वजह से पड़े हैं। उसका नाम सूर्यांश है, नहीं था। इतना बोल वह मायूस सा शक्ल बनाकर सामने तालाब को देखने लगा, जबकि उसके इस जवाब को सुनकर सूर्यांश आश्चर्य में था। उसके हाथ अभी तक हवा में ही थे। सूर्यांश जिस पत्थर को पानी में फेंकने वाला था, उसे फेंक भी नहीं पाया था, और अपने दोस्त के मुंह से निकले चंद शब्दों को सुनकर हक्का बक्का सा इसे देखने लगा था। आखिर में सूर्यांश कुछ सोचते हुए उससे पूछा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हैं? और तुम्हारा दोस्त तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहाँ चला गया है? उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश मोदित के चेहरे को ध्यान से देख रहा था और उसे पढ़ने को कोशिश कर रहा था, पर बार बार उसे मोदित के आंखों में बेबसी के सिवा कुछ और दिखाई दे ही नहीं रहा था, जबकि उस बेबसी का कारण वह खुद था। अपने दोस्त के बारे में सोचकर मोदित उदास हो गया था। उसके चेहरे पे अपने दोस्त की बहुत सारी यादें अचानक ही कौंधने लगी थी। वह उदास हो गया और निराशा मन से बोला, मतलब वह अब इस दुनिया में नहीं है? उद्धरण चिन्ह। व्हाट? क्या मतलब कि वह इस दुनिया में नहीं है? तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सूर्यांश सब जानते हुए भी अनजान बनकर, जबकि वह अपने दोस्त के हालत को अच्छे से समझ पा रहा था। मोदित ने एक साल पहले अपने दोस्त के लिए जो 1 लाख रुपए उधार लिए थे, उसके बारे में वह सोचने लगा था। सालों से इस बात को अपने अंदर दबा के रखे रहने से उसे दिक्कत होने लगी थी। जब किसी ने आपसे पैसे लिए, जबकि वह पैसे उसने किसी और के लिए लिए थे, और वह आदमी मिडिल क्लास से हो, तो ऐसे में वह पैसा उसके लिए कैंसर बन है। कुछ ऐसा ही हुआ था मोदित के साथ साथ, जब वह सूर्यांश के सीईओ बनने की खुशी में उसके पास आया था। उसे उसके मौत का पता चला था। मोदित निराश होकर बोला, वो 1 साल पहले वह यहाँ के रायजादा कॉर्पोरेट का सीईओ बनने वाला था। मैं अपने दोस्त के लिए कभी खुश था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तब पता चला को उसे किसी ने मार दिया है, जिसका गवाह उसकी गर्लफ्रेंड थी। ये बात सुनने के बाद सूर्यांश उससे सवाल किया, तो क्या तुमने उसके बारे में और जानने की कोशिश नहीं की? वह कैसे मरा? सूर्यांश के ये सवाल करते ही मोदित गुस्से में आते हुए बोला, मैंने पूछा था, लेकिन इसके डैड ने मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया था। वह बोल रहे थे, अगर मैंने कुछ पूछा तो मेरे दोस्त के मरते का इल्जाम मेरे सर पे डाल देंगे। सूर्यांश दंग था ये सुनकर, उसके पिता आखिर ऐसे कैसे कर सकते थे। वह एक पल के लिए अपने पिता रायजादा के बारे में सोचने लगा था, और बार बार उनका हंसता हुआ चेहरा ही दिखाई दे रहा था। उनके केयर, उसके प्रति स्वीट बिहेवियर, ये सब याद आ रहा था। सूर्यांश ने सवाल किया, आखिर वे ऐसा कर कैसे सकते हैं, और तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सूर्यांश के कहने के बड़ा ही मोदित बोला, तुम नहीं जानते, मैंने उनका घिनौना चेहरा देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुश थे अपने बेटे के मरने पर। यह बात मोदित ने गुस्से में कहा था, पर सूर्यांश सुनते ही जैसे उसे सदमा लग गया हो। उसका माथा एकदम से ठंडा पड़ गया था। वह एक पल के लिए भी मोदित की बातों को मानना नहीं चाहता था। सिर्फ उसके डैड रायजादा ही थे तो उसे अपना मानते थे। उन्होंने नहीं उसे सीईओ बनने के लिए प्रेरित किया था। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ही बेटे के मरने की खुशी वे माने? इस बात की वह हजम नहीं कर पा रहा था। मैं तुम्हारे बात पे विश्वास कैसे कर लूं? क्या सबूत है तुम्हारे साथ? सूर्यांश थोड़े गुस्से में आ गया था, जबकि वह भूल गया था कि अभी वह मोदित के पास किस लिए आया था। मोदित ने उसे देख थोड़ी हैरत एक साथ कड़क होकर बोला, भाई तुझे क्या हो गया? तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, जैसे ये सब मेरे दोस्त के साथ ना होकर तेरे साथ हुआ हो? मोदित के कहते ही सूर्यांश के माथे पे पैसे आ गया। वह अपने गुस्से में सब कुछ बिगाड़ ही देने वाला था। अगर थोड़ा भी कुछ इधर उधर बोला तो शायद मोदित उस पे शक भी करने लगे। सूर्यांश जबरदस्ती का हंसी हंसते हुए बोला, हे, वो तो मैं तुम्हारे दोस्त के बारे में सुनकर गुस्से में गया था। तुम छोड़ो ये सब और आगे बताओ, आखिरी इस गुंडे और उसके पैसे से तुम्हारे दोस्त का क्या लेना देना है? सूर्यांश बात को घुमा दिया था, और जब मोदित के चेहरे पे उसके बातों का असर दिखा, तब जाकर वह शांत हो पाया था। मोदित कुछ 1 साल पहले की बात याद करते हुए बोला, वो 1 साल पहले मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए थे। उसने ही मुझसे मांगा था, और वो रुपए मैंने हरी भाई से मांगा था। मोदित के ये कहते ही सूर्यांश शॉक में चला गया था। उसे अब सब याद आने लगा था। मोदित ने उसे 1 लाख रुपए दिए थे, जिसे लेने के बाद सूर्यांश ने वादा किया था कि वह उसे अपने कंपनी में अपने साथ रखेगा और उसे कुछ रुपए एडवांस में दे देगा। लेकिन मोदित ने उसे उस 1 लाख रुपए के बारे में कुछ और ही बताया था। उसने तो कहा था को ये पैसे वह अपने घर से ला रहा है। जिसके बाद ही सूर्यांश ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा था। अगर उसे पता होता उन पैसों के बारे में को उसने ये पैसे हरी भाई से मांगा था, तो वह कभी उससे वे पैसे लेता ही नहीं। सूर्यांश कुछ समझ नहीं पाया, पर वह सब कुछ जानना चाहता था, और 1 साल की घटनाएं जी उसके ना रहने पर घटी थी, उन सब के बारे में वह बता सकता था। ये हरी भाई कौन है?
सूर्यांश के सवाल करते ही मोदित ने जवाब दिया, वो हमारे एरिया का भाई है, जो लोगों को पैसे उधार पे देता है, और मैंने भी उससे 1 लाख रुपए उधार लिए थे कुछ दोनों के लिए। लेकिन जब वक्त आया तब मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मुझे लगा कि मैं सूर्यांश के पास जाऊंगा तो उससे पैसे मांग लूंगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। मोदित ये सब कुछ निराशा भाव के साथ कह रहा था, तभी सूर्यांश ने एक सवाल किया, तो तुम अब क्या करने वाले हो? सूर्यांश के इस सवाल पे मोदित ने अपने सीने को चौड़ा करते हुए बोला, अब मैं अपने दोस्त के लिए लड़ूंगा, मैं पुलिस केस करूंगा। उद्धरण चिन्ह CH22 I ऑलवेज विथ यू। सूर्यांश और मोदित दोनों के बीच कुछ मिनटों तक बातें चलती रही थी। इन सब के बीच और सूर्यांश मोदित के वो कड़वे शब्दों को सुनकर जो मोदित ने उसके डैड रायजादा के लिए बोले थे, वह एक पल में गुस्से में आ गया था, पर उसने खुद को संभाल लिया था, क्योंकि जितना भरोसा वह अपने डैड रायजादा पे करता था, उतना ही भरोसा वह अपने दोस्त पे भी करता था। दोनों उसके काफी करीब थे। सूर्यांश थोड़ी देर और बात किया था और उसके बाद ही मोदित ने जंग का ऐलान करते हुए रायजादा इंडस्ट्री के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। अब उसे अपने दोस्त का बदला भी लेना था और उन लोगों के उस दिन पार्टी के उसके साथ किए गए उस अपमान का बदला भी लेना था। मैंने सोच लिया है, उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जब तक मैं उन्हें सलाखों के पीछे नहीं धकेल देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। मोदित ने अपनी मुट्ठी कस सामने तालाब को देखते हुए कहा। सूर्यांश आपके दोस्त के इस एग्रेसिव स्वभाव को देख खुश भी था और दुखी भी। कोई तो है जो उसके लिए खड़ा हो गया है, लड़ने के लिए, उसके मौत का बदला लेने के लिए। लेकिन सूर्यांश ये भी जानता था कि धावित उसे मार सकता था, तो मोदित को भी मारने से पीछे नहीं हटेगा। सूर्यांश ये सब सोचते हुए अपने दोस्त को देख रहा था, जिसके चेहरे से आत्मबल और निडरता के मिले जुले भाव थे। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दोस्त के लिए भगवान से भी लड़ जाने वाला था। सूर्यांश ने कुछ सोच मोदित को देखते हुए सवाल किया, यार, पर तुम क्या इनसे जीत पाओगे? देखो, मैं तो कहता हूं अपने आप को बचाओ। वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुम कंपनी के CEO पे केस करके क्या ही कर लोगे? उससे कुछ नहीं होने वाला। सूर्यांश के ये सवाल करते ही मोदित थोड़े आश्चर्य के साथ अपने दोनों आंखों को सिकोड़कर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैं CEO पे केस करने वाला हूँ? मोदित के कहते ही अजीब नजरों से सूर्यांश उसे घूरने लगा। क्या अभी थोड़ी ही देर पहले इसने नहीं कहा था केस करने के बारे में? देखो, मुझे उलझाओ नहीं, सीधे सीधे बताओ तुम किस पे एक्शन लेने वाले हो? सूर्यांश के कहते ही मोदित आंखों में गुस्सा भरते हुए मुट्ठी कहते हुए कहा, रायजादा के ऊपर मैं कैसे करूंगा? सूर्यांश के कान खड़े हो गए। उन्हें अपने आप को और अपने गुस्से को कंट्रोल करने को कोशिश करने लगा। मुझे पूरा यकीन है, मेरे दोस्त को मारने में रायजादा शामिल है। मैं वैसे आदमी को खुला नहीं घूमने देना चाहता, वैसे आदमी को मर जाना चाहिए। मोदित बोलता जा रहा था और सूर्यांश गुस्से में बौखलाया जा रहा था। अचानक ही वह उठा और मोदित के कॉलर को पकड़ लिया। मोदित शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चली थी, हाथों पे नसों के लाइन दिख रहे थे। मोदित हैरानी के साथ साथ सूर्यांश के अचानक उग्र बर्ताव को देखकर सकते में आ गया था। मोदित उसका हाथ अपने कॉलर से छुड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रहा है भाई, छोड़ मुझे। जब मोदित के शब्द उसके कानों तक पहुंचे और उसने अपने दोनों हाथ देखे, तब उसे जाकर पता चला उसने गुस्से में आकर क्या कर दिया है। वह जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और मोदित से नर्म होते हुए माफी मांगा। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आकर ये कर दिया, मुझे माफ कर देना भाई। मोदित उसे एकटक देख रहा था। सूर्यांश के बार बार बदलते एक्सप्रेशन उसे समझ नहीं आ रहे थे, पर सूर्यांश के ऐसे कलर पकड़ने से मोदित को अच्छा नहीं लगा था। वह खड़ा हुआ अपने अपने सिंगल हैंडल बैग को लटकते हुए कहा, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, तुमसे कल मिलता हूँ। उद्धरण चिन्ह सूर्यांश उसके चेहरे को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। मोदित के चेहरे पे नाराजगी उसे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मोदित 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि सूर्यांश उसे कंधे से पकड़ रोक दिया और पीछे खड़े हुए ही बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ इस लड़ाई में। मोदित पलटा और बोला, ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद इसे लड़ूंगा। सूर्यांश समझते हुए बोला, देखो तुम समझ नहीं रहे, इसके पैसे लगेंगे, बल्कि बहुत से पैसे लगेंगे। मेरी मानो, मेरे जान पहचान के एक वकील है जिन्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। हम उनसे बात कर लेंगे, हमें बहुत राहत मिल जाएगी और पैसे भी बचेंगे। मोदित अपने कंधे को उचकाते हुए सूर्यांश आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, जब हम मिले हुए कुछ घंटे ही हुए हैं? उद्धरण चिन्ह सूर्यांश मन ही मन बोला, कुछ घंटे नहीं, बचपन से हाथ साथ है। सूर्यांश होश में आया और अपने सारे ख्यालों को झटक मोदित से बोला, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। भले ही हमें कोई हुए कुछ घंटे ही हुए हो, पर मैं तुम्हें वर्षों से जानता है, ऐसा मेरा मन कहता है। और तुम भी तो देखो ना, हम सुबह ही मिले, हमने बातें की और फिर तुम मेरे दोस्त बन गए, और अब कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूर्यांश जिद करने लगा था। मोदित अब जाकर मुस्कुराया। उसे मुस्कुराता देख सूर्यांश ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? सूर्यांश अपने मुस्कुराहट को दरकिनार करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हम कल फिर यही मिलने और आगे के बारे में बातें करेंगे, हमें क्या करना है और हम कैसे उन बातों बेटे को रोड पे ला सकते हैं। इतना बोल मोदित वहां से जाने लगा तो सूर्यांश उसे जाते हुए देखने लगा।
मोदित जाते हुए अभी भी थोड़ी देर पहले के बारे में सोच रहा था। सूर्यांश कैसे जिद करने लगा था, ठीक वैसे ही जैसे उसका दोस्त करता था। जिद्दी था उसका सूर्यांश, हमेशा मोदित से लड़कर अपने जिद्दी पने के कारण उससे अपने बातें मनवा लिया करता था। आज सूर्यांश के चेहरे पे वही वाला रूप देखकर मुस्कुरा दिया था। पर वह जानता था कि उसके सामने खड़ा आदमी सूर्यांश नहीं बल्कि सूर्या है, जो आज सुबह से ही उसके साथ है। पर सूर्यांश जानता था मोदित उसका वही पुराना वाला बचपन का फ्रेंड मोदित है, जिससे वह अपनी बातें हमेशा मनवा लिया करता था। आज अनूमन दोनों के चेहरे पर ही स्माइल था। दोनों ही एक दूसरे को याद करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बस बारी थी सूर्यांश को अपना सच बताने का और मोदित को अपने दोस्त को सूर्या के अंदर छिपे सूर्यांश को निकाल लेने का। दोनों ही ये कर सकते थे, पर एक अनजान था और दूसरा बेबस। सूर्यांश इसके बाद जल्दी से अपने किराए के मकान के लिए निकला गया था। उसे आज फिर से डॉली की याद आ गई थी। सुबह में 10 उठक बैठक किए थे, अब की बार उसकी खैर नहीं। समय कब था और जल्द से जल्द घर पहुंचना था। आज भी डॉली गेट से सूर्यांश के आने का राह ताक रही थी। दूसरी तरफ शहर के बस्तियों के बीच में छोटा सा घर और उसके घर के अंदर अपने कमरे में बैठी मिहिका, जिसके हाथ में वही 200 के नोट थे जिसे उसने उस रात सूर्यांश के हाथ से उड़ाए थे। वह नोट को बार बार निहार रही थी। उसकी काली गहरी आंखें जो उसी दोनों नोटों पे टिकी हुई थी, वह अपने पतले होठों को सिकुड़ते हुए बड़े ही मासूमियत के साथ बोली, आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम दो ही तो हो, पर पता नहीं क्यों जब मैं तुम्हें किसी दुकान में लेकर जाती हूँ तो उस आमदी की आंखें दिखाई देने लगती है। तुमने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अब तुम ही बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तुम्हें दुकान में दे दिया या उस आदमी को। वह ऐसे बोल रही थी जैसे वो दोनों 100 के नोट उसके बातों को गौर से सुन रहे थे। अचानक ही उसके हाथ से एक नोट छूटकर नीचे गिर गया और जब मिहिका उस नोट को उठाने को हुई तभी उसे उस नोट पे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया जो उसने अभी देखा ही नहीं था। उस नोट पे रामेश्वरी जी ने कुछ लिखा था, बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत पैसे बचा कर रखे हैं जो मैंने सेव करके रखा है। तुम्हारे पापा इसके बारे में कुछ नहीं जानते। मिहिका जैसे ही उस नोट पे लिखे हुए शब्दों को पढ़ी तो उसकी आंखें पल भर में चौड़ी हो गई और वह उस नोट को उठाकर ठीक से देखने लगी। इसके बाद अचानक ही मिहिका की नजर दूसरे नोट पे गई जिसपे लिखा था, बेटा मैं उस पे बैंक का नाम लिख रही हूँ और अगले नोट पे बैंक का लॉकर नंबर लिखा है। तुम जाकर सारे पैसे निकाल लेना और अपने पापा से मत बताना कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। इतना पढ़ने के बाद मिहिका की आंखें और ज्यादा हैरत के साथ बड़ी बड़ी हो गई। वह दोनों नोट को ठीक से देखने लगी। उसके पास सिर्फ 2 ही नोट थे, जिसमें से एक का सीरियल नंबर इंड 987,654, दूसरे का सीरियल नंबर इंड 987,655 था। मिहिका गौर से सीरियल नंबर को देख रही थी। उस पे लिखे वो शब्द सब उसे किसी हैरत में डाल रहे थे। सूर्यांश को जब रामेश्वरी जी ने 10 के नोट दिए थे तब उन्होंने उसे हिंट भी दिया था, पर वह समझ नहीं पाया था। वह रूम पे आते ही उसमें से एक नोट निकाल कर रख दिया था और बाकी के 9 खर्च के लिए कर लिया था, जिसमें से 7 उसने हॉस्पिटल में डॉली एक दवाइयों पर खर्च कर दिए थे और उसी रात 2 बचे नोटों को हिमिका चुरा ले गई थी। मिहिका बार बार उस नोट को देख रही थी। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाए और नोटों पे लिखे शब्दों का मतलब समझ में आ रहा था। अब उसे तीसरी नोट चाहिए थी जिसके बाद वह बैंक में जाकर लॉकर से सारे पैसे निकाल सके। वह खुश होते हुए उस नोट को चूम लेती है और बड़ी ही उत्सुकता के साथ उस दिन के वाक्य को याद कर सूर्यांश को याद करने लगी थी। क्या तीसरा नोट सूर्यांश के पास था? अब क्या करेगी मिहिका लॉकर के नंबर को ढूंढने के लिए? CH23 2 अजनबी सूर्यांश और मोदिती दोनों बातें करते रहे थे। मोदित ने अपना मन बना लिया था रायजादा फैमिली के विरोध जाने का, जबकि सूर्यांश जानता था मोदित अकेला लड़ नहीं पाएगा। आखिर में वह भी उसके साथ रहने के लिए उसे मना लिया और अब दोनों एक साथ मिलकर रायजादा फैमिली से लड़ने वाले थे। दूसरी तरफ मिहिका के हाथ कुछ ऐसा लग गया था जिसके बाद मालामाल हो जाने वाली थी। पर इन सब में दोनों अजनबी की तरह एक दूसरे के करीब आ रहे थे। मिहिका को तीसरा नोट चाहिए था जिस पे लॉकर नंबर लिखा है, धवित इंटरप्राइजेस। केबिन के अंदर बैठा धवित और उसके बाजू में बैठी उसके सीने से चिपकी हुई डिंपल दोनों ही सामने खड़े माथुर के कहे हुए शब्दों को गौर से सुन रहे थे। सर, जब आपने मुझे जाने को कहा था उस सीसीटीवी फोटोज को देखने के बाद, तब मैं अपने केबिन में उसी फोटोज को देख रहा था और देखते ही देखते मुझे एक क्लू मिला। इतना बोलने के बाद माथुर उसी फोटोज को उसके सामने कर दिया था जिसमें सूर्यांश के कॉलर पे जो स्टिकर लगा हुआ था। धवित फोटो को देखने लगा और वह अपने हाथ में टेबलेट को लेकर जूम करके देखने लगा। रहमत लॉन्ड्री। धवित ने लोगों पे लिखे नाम को पढ़ते हुए दोहराया। तभी माथुर आगे बोला, सर, मैंने यहाँ गया था। पहले तो यह आदमी बताने से आनाकानी कर रहा था, पर बाद में मैंने बहुत समझाने के बाद वह माना और जब उसने अपना रजिस्टर चेक कर नाम दिखाया तो मैं चौंक गया। मैं हैरान हो गया था और आप भी हैरान हो जाएंगे। इतने कहने के बाद माथुर टैबलेट की स्क्रीन पे दूसरा फोटो स्क्रॉल कर दिया जिसे धवित देखते ही चौंक गया। जैसा माथुर ने कहा था ठीक उसके साथ वैसा ही दिखाई होता हुआ दिखाई दे रहा था। चेहरे पे पसीने आ गए थे। सर, मुझे पक्का यकीन है सूर्यांश अभी जिंदा है और वह आपसे बदला लेने के लिए ही आया है। माथुर के कहते ही धवित के आंखों में गुस्सा आ गया और वह गुस्से में माथुर से बोला, अगर आया है तो मरेगा
और इस बार मैं उसके बचने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा। डिम्पल बगल में ही बैठी थी और जब से वह टेबल में फोटोज को देखो थी, तब से उसका माथा सुन पड़ा हुआ था। वह अपने ही जगह पे जमी हुई थी, आंखों खुली हुई थी और देखने से लग रहा था जैसे वह अपने इन्हीं खुली आंखों से अपने मौत को देख रही थी। तभी उसे लगा जैसे लगा उसे कोई मारने आ रहा है और वह डर से चीख पड़ी। नहीं ही उद्धरण चिन्ह। धावित के साथ माथुर दोनों ही चौंक कर घबराहट में डिम्पल को देखते हैं। डिम्पल पूरी तरह पसीने से लटपट थी, चेहरे पे डर और आंखों में खौफ देख धावित को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वह जल्दी से डिम्पल को अपने गले से लगाया और उसके पीठ को सहलाने लगा। डिम्पल, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसे छोड़ूंगा। ये को भी है, इसे मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, तुम देख लेना। धावित ने अपने चेहरे को सख्त और आंखों को डाक करते हुए कहा था। तो वही माथुर कुछ ही सोच रहा था और उसके भी माथे पे पसीने थे, क्योंकि उसे याद आ रहा था उन 100 लोगों को खरीद कर लाने वाला माथुर ही था। अगर डिम्पल की अभी से ये हालत है तो जब सूर्यांश सामने आएगा तब क्या होगा। दूसरी तरफ सूर्यांश आज फिर से अपने काम पे आ गया था। कल रात उसके साथ इन दिनों के मुकाबले सबसे अच्छा गुजरा था। डॉली के साथ वह 2 घंटे से भी ज्यादा कैरम खेला था और हर बार वह डॉली के लिए जानबूझकर हारा था। डॉली उसे हराने में मजा आ रहा था और उसे जानबूझकर हार जाने में। केबिन में बैठा इन्हीं सब में खोया, अपने काम को भूल कहीं और ही खोता था। तभी उसके कंधे पे हाथ रख शिव बोला, यार, मुझे समझ नहीं आता तेरी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो लगता है जैसे प्रॉब्लम को तुझे प्रॉब्लम है, ना जाने कहाँ कहाँ खोया हुआ रहता है। उद्धरण चिन्ह। शिव को इसे अब देख उसके दया भी आ रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं सूर्यांश अपने हरकतों की वजह से अपना नौकरी ना को दे। सूर्यांश इन्हीं 2 दिनों में जिस तरह शिव के लिए खास हो गया था, जिस कारण शिव कभी नहीं चाहेगा कि उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाए, लेकिन सूर्यांश माने तब ना वह हर दिन किसी न किसी के ख्यालों में खो जाया करता था। दरअसल ये सब उसके साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसे पहले ही डॉक्टर जॉनसन ने बता दिया था ऐसा कुछ उसके साथ कुछ दिनों तक होता रहेगा। ये लाजमी था और उसके दिमाग और शरीर में एकाग्रता लाने के लिए भी जरूरी थी। देखते ही देखते शाम हो गया और सूर्यांश निकलकर सीधे गॉडजिला गार्डन जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उसे किसी ने रोक लिया। लोगों से खचाखच भीड़ और उसके में भी कई सारी गाड़ियां। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ियां ना होकर चींटियों का बा रात हो। फिर भी उन सब के बीच में किसी ने सूर्यांश को रोक लिया। सूर्यांश आपके सामने खड़ी लड़की को देखने लगा। जीन्स के साथ एक लॉन्ग सूट जो पीले कलर का था, पाला बनाए हुए थे जो पिसे पीठ से लेकर कमर तक को छू रहे थे, हल्का उठा हिल वाला सैंडल। वह लकड़ी इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि सूर्यांश एक पल के उसे देखता ही रह गया। पर तभी अपने होश में आते हुए उस लकड़ी से बोला, क्या तुम मुझसे बोल रही हो। सामने खड़ी लकड़ी उसे देख घूरते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो तुम्हें ही बुलाऊंगी ना। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश आश्चर्य के साथ उसे देखते हुए बोला, पर क्यों। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, उस लड़की ने जवाब दिया। तभी उसके पास में एक और लड़की आकर खड़ी हो गई और चहकते हुए सूर्यांश को देख बोली, हाय सूर्या, कैसे हो, कितने दिन हो गए, कभी आए नहीं तुम। उस लड़की का इतना ही कहना था कि सूर्यांश के साथ खड़ी वह लड़की दोनों हैरानी से उस लकड़ी को देखते हैं। सूर्यांश तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसके सामने 2 खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी और उससे बातें करना चाहती थी, पर उसे उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके सामने 2 अजनबी लड़कियां खड़ी थी जो सूर्यांश को नहीं बल्कि सूर्या को जानती थी। सूर्यांश भूत बने दोनों को देखने लगा। तभी वह लकड़ी बोली, चलो आ जाओ, हम कॉफी पीने चलते हैं। इतना बोल वह सूर्यांश के हाथ को पकड़ अपने साथ ले जाने को हुई। तभी सूर्यांश के दूसरे हाथ को दूसरी लड़की ने पकड़ लिया। ओए मैडम, तुम जो भी हो, पहले मैं आई थी सूर्या के पास, इसलिए यह मेरे साथ जाएगा। इतना बोल वह सूर्यांश को अपनी तरफ खींचने लगा। नहीं, यह मेरे साथ जाएगा। दूसरी लड़की ने भी कहते हुए सूर्यांश को अपनी तरफ खींचने लगी। सूर्यांश कभी इधर देखता तो कभी उधर। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। उसे तो दोनों के साथ ही नहीं जाना था। CH24 सीमा और मधुरमा के बीच फंसा सूर्यांश। रोड पे जहां सारे लोग अपने घर जाने, अपना काम करने या अपने मतलब से बाहर निकले थे, तो वही सूर्यांश इनसे अलग जल्दी में था। उसे गॉडजिला गार्डन जाना था। कंपनी से निकलते ही वह सीधा इधर के लिए जी निकला था, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, उसे किसी लड़की ने आवाज लगा दी थी और सूर्यांश को वही रुक जाना पड़ा था। दोनों ने बातें शुरू ही किए थे कि इतने में एक और लकड़ी वहां आ गई थी और सूर्यांश को अपने साथ लेकर जाने लगे थी। पर तभी दूसरी लड़की ने उसे दूसरी तरफ से पकड़ ली थी और दोनों लड़कियां अपने साथ उसे लेकर जाने के लिए खींचातानी करने लगी थी। सूर्यांश इन सब से बौखला गया था। आसपास के लोग भी नोटिस करने लगे थे। तुम हो कौन, और मेरे सूर्या के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। दूसरी तरफ से लड़की ने सूर्यांश को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। सूर्यांश अपने सामने 2 खूबसूरत लड़कियों को खुद के लिए लड़ता देख हक्का बक्का था। वह हैरानी से दोनों लड़कियों को देख रहा था। तभी दूसरी तरफ से उसे खींच रही लड़की अपने सामने वाली लड़कियों को देखते हुए गुस्से में धमकाते हुए कहती है, तुम अपने आप को समझती क्या, तुम कौन होती हो, मेरे और मेरे सूर्या के बीच में आने वाली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सूर्या को हाथ लगाने की। तुम जानती नहीं हो मेरे पापा शहर के मेयर है, अगर उन्हें बता दिया ना
तो तुम्हारी खैर नहीं। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश के सामने दोनों एक दूसरे को धमकाने भी लगी। उन्हें बस सूर्य चाहिए था, जबकि सूर्य उनके सामने था ही नहीं, वो तो सूर्यांश था। सामने वाली लड़की चीखते हुए धमका कर कहती है, हाँ तो मेरे भी पापा कोई ऐसे गहरे नहीं है। अगर वे चाहे हो 1 मिनट में चुटकी बचाकर यूं तुम्हारी बाप को साइड लगा सकते हैं। बड़ी आई, मुझे धमकाने वाले। सूर्या मेरे साथ जाएगा। उस लड़की ने इतना कह सूर्यांश को अपनी तरफ खींचा कि तभी दूसरी तरफ वाली लड़के ने सूर्यांश को छोड़ सीधा सामने वाली लड़की की हाथ पकड़ लेती है। बड़ी जुबान चल रही है तेरी कैंची की तरह। मेरे सूर्या का हाथ छोड़। उसने कहते हुए झटके से सूर्या का हाथ छुड़ा दिया था, पर सामने खड़ी लड़की जिसने पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, वह गुस्से में कहती है, तूने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? मधुरमा को उसके इजाजत के अलावा के कोई नहीं छू सकता है। ये हक सिर्फ मैंने सूर्या को दिया है, और तूने अपने गंदे हाथ मेरे हाथ पे डाले। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहते हुए मैं उसके बालों को पकड़ा और झटके से धक्का दे दिया। वह लड़की लड़खड़ा कर रोड पे जा गिरी और गिरते चीख पड़ी। सूर्यांश खड़ा ये सब देख रहा था और उसका दिल धक धक हो रहा था। वह अभी भी यही सोचने में लगा था कि अभी अभी इस लड़की ने किस हक बाकी की थी। उसके कहने का मतलब क्या था, और ये दोनों लड़कियां आखिर में है कौन? जमीन से उठ खड़ी हुई लड़की और सामने मधुरमा के गाल पे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। मधुरमा का चेहरा एक तरफ हो गया था। सूर्यांश आपके मुंह हाथ कर लिया था। और तुझ क्या लगता है सीमा मंडल को तेरी जैसी छिपकली छू सकती है? नेवर। और हाँ, सूर्या सिर्फ मेरा है और इसके ऊपर सिर्फ मेरा हक। समझी? छिपकली कॉकरोच। सीमा ने थप्पड़ जड़ने के बाद गुस्से में बोलती गई और मधुरमा ये सुनकर गुस्से उबलती का जा रही थी। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? बचाओ मुझे। इन्हें देखकर तो लग रहा है जैसे ये सूर्या को जानती है और उसके साथ। छी छी। सूर्यांश सामने देख रहा था और उसके दिमाग में ये सारे ख्याल अपने आप ही आने लगे थे। अचानक ही दोनों लड़कियां घूमकर सूर्यांश को देखती है और दोनों एक साथ बड़े प्यार से कहती है, हब्बी अब तुम ही डिसाइड करो, तुम्हें किसके साथ चलोगे? दोनों लड़कियां एक साथ बोलकर दोनों अपना हाथ फोड़कर दोनों दूसरी तरफ मुंह करके देखने लगी थी, जबकि सूर्यांश अपने हालत पे रो रहा था। हब्बी। एक पल के लिए उसके दिमाग में ये शब्द गूंज गया था। वह सोचने लगा कि सूर्या ऐसी कितनी लड़कियों का हब्बी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह प्ले बॉय था। यही सब सोचते हुए उसका दिमाग, उसका दिल, उसका शरीर सब एक साथ ठंडा पड़ने लगा था। सूर्यांश पीछे मुड़ा और गॉडजिला गार्डन की तरफ तेजी से भागने लगा। सूर्या रुको, सूर्या मेरे लिए रुको, सूर्या रुको तो प्लीज। कहते हुए दोनों लड़कियां उसके पीछे भागी, लेकिन सूर्या बहुत तेज दौड़ रहा था। वह आज इन दोनों के तो क्या किसी के पकड़ में नहीं आने वाला था। भाग सूर्यांश, भाग बेटा भाग, रुकना नहीं, वरना आज तो तू गया। साला कितना बड़ी ठरकी है रे ये सूर्या। सूर्यांश भागता जा रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था। साला प्ले बॉय निकला रे। भगवान, क्या मुझे यही शरीर मिला था देने के लिए? कहाँ लाकर रख दिया रे बाबा। भाग, रुकना नहीं। सूर्यांश का माथा सब कुछ घूम गया था, सिर्फ ये सोचकर कि सूर्या प्ले बॉय था। बेचारा सूर्यांश अपनी लाइफ में सिर्फ यही लड़की से प्यार किया था और वह डिम्पल थी। उसने भी उसे धोखा ही दिया था। और सूर्या, इसने तो पूरी कॉलोनी बनाकर रखा था। अब सूर्यांश को डर लगने का कि कहीं कोई उसे देखकर पहचान ना जाए। सूर्यांश बचपन से ही थोड़ा साया किस्म का लड़का रहा था। उसे लड़की से ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता था और आज उन दोनों लड़कियों ने उसे जिस तरह हब्बी कहा था, उसके बाद तो उसका सब कुछ हिल मिल गया था। वह दौड़ता और सीधे गॉडजिला गार्डन के अंदर उसी तालाब के पास आकर रुका, जहां कल की तरह आज भी मोदित बैठा उसका वेट कर रहा था। सूर्यांश को अपनी तरफ आता देख और अपने सामने रू का हाफता हुआ देख वहां चौंक कर खड़ा हो गया। सूर्यांश का पूरा कपड़ा पसीने से लटपट हो चुका था। वह जोर जोर से सांसें भी ले रहा था। अरे क्या हुए तुम्हें? तुम ठीक तो हो? मोदित उसे देखते हुए हैरान होकर चिंता भरे स्वर में पूछा। हाँ न, पूछा मत यार, खतरनाक बिल्लियों ने मेरा रास्ता रोक लिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग पाया हूँ। सूर्यांश हौंकते हुए उसके सवालों का जवाब देकर पत्थर के बने चेयर पे बैठ, जबकि मोदित उसे अभी भी हैरान होकर ही देख रहा था। उसने अपने पास रखे पानी का बोतल उसे देते हुए आश्चर्य से पूछा, खतरनाक बिल्ली मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बोतल देने के बाद वह भी उसके पास में बैठ गया और उसके कुछ बोलने का वेट करने लगा। सूर्यांश बोतल के ढक्कन को खोल, सारा पानी एक ही सांस में पी जाता है और बोतल के ढक्कन को बंद करते हुए मोदित के सवाल को साइड में कर खुद एक सवाल उससे कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा दोस्त प्ले बॉय था? सूर्यांश का इतना पूछना था कि मोदित उसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा। वो शक भरी नजरों के साथ देख रहा था। तभी सूर्यांश बात को थोड़ा घुमाते हुए कहा, अरे मैंने तो बस ही पूछ दिया। वो क्या है जैसे तुम पता रहे थे ना? कल तो मुझे लगा जैसे वह। इससे आगे सूर्यांश कुछ कहता तभी, पागल हो गए हो क्या? मेरा दोस्त सूर्यांश ऐसा कभी नहीं था। प्ले बॉय टाइप। वो तो बहुत सीधा था और अपनी पूरी जिंदगी में उसने सिर्फ एक लड़की से ही प्यार किया था, जिससे मैं नफरत करता हूँ। वह कामिनी डिम्पल, पैसे वाली। सूर्यांश के मुंह से अपने दोस्त के लिए ऐसे शब्द सुनकर वह गुस्सा में आ गया था और उसने गुस्से में ये सब कह दिया, जबकि सूर्यांश ये बात बस जानबूझकर पूछा था ताकि उसे अपने शाय होने का यकीन हो जाए। अब वह सोच में पड़ गया था। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ।
अभी मैं जिस इंसान के शरीर में हूं वह एक नंबर का ठरकी प्ले बॉय था। अब मेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश का माथा घूम गया ये सब सोचकर। सूर्य प्ले बॉय था, लेकिन वह उन्हीं लड़कियों के साथ संबंध बनाता था जो उसके साथ सोना चाहती थी, जिन्हें उसके जिस्म से प्यार था। इस वक्त सूर्यांश ने भले ही सूर्या के शरीर में है और वह अपने मुताबिक सूर्या के शरीर को चला रहा है। काम दाम के लोरी वाले से लिया उधर कपड़ा, नुक्कड़ पे से खरीदा हुआ जूता, वह भले ही नॉर्मल दिख रहा है, फिर भी इस वक्त भी उसकी बॉडी निखर कर दिखाई दे रही थी। उसका चौड़ा सीना, जिससे सूर्यांश अपना सर नीचे कर घूरने में लगा था, न जाने उस पे कितनी लड़कियों ने अपना हाथ रखा होगा, कितनी लड़कियां उसे अपने टंग फिराई होगी, ये सब सोच उसका मन एकदम से बेस्वाद हो गया। अब उसे सूर्या के शरीर को देखने में अजीब लगने लगा था। उसका मन कर रहा था जैसे वह अपना दिमाग निकल और सूर्या को यही छोड़कर भाग जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। सूर्यांश अपने ही ख्यालों में था कि तभी मोदित उसे हिलाते हुए होश में लाया। ओए, कहाँ खो गया? सूर्यांश हड़बड़ा कर होश में आया। हाँ हाँ, कुछ नहीं, तुम बोलो। सूर्यांश अपने ख्यालों को झटकते हुए अपने मुद्दे की बात पे आते हुए कहा। ठीक है, तो सुनो, मैंने सोच लिया है, पहले हम अपने दोस्त के मरने का जगह खोजेंगे और उसके लाश को फोरेंसिक लैब ले जाकर चेक करवाएंगे। लैब में पता चल जाएगा आखिर सूर्यांश मारा कैसे है और कब। मोदित ने चेहरे पे सटीकता और सीरियसनेस लाते हुए कहा, जबकि मोदित के मुंह से निकले इन बातों को सुनकर वह शक्ते में गया था। वह एकटक एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ मोदित को देखने लगा, जिसके चेहरे पे अपने दोस्त के लिए बेशुमार प्यार दिखाई दे रहा था, जो अब इस दुनिया में था ही नहीं। CH-25 कब्र और बंटी पांडे। सूर्यांश किसी तरह उन दोनों लड़कियों के चंगुल से निकलकर गॉडजिला गार्डन चला आया था, जहां नया नया बना वर्षों पुराना बचपन का दोस्त बैठा उसी के आने का इंतजार कर रहा था। सूर्यांश दौड़ता हुआ आया था। मोदित उसे इस हालत में हाफता भागता आया देख चौंक गया था और थोड़ा घबरा भी गया था। सूर्यांश ने उसे इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देने का बोल, जिस काम के लिए दोनों इकट्ठे हुए थे वह बात करने के लिए बोल दिया था, और उसके बाद ही मोदित ने केस करने से पहले सबूत जुटाने की बात करते हुए सूर्यांश को मारकर गाड़ गए जगह कब्र को खोदकर उसने से उसके लाश को निकाल फोरेंसिक लैब ले जाने की बात रख दी थी। पर हम खतरे में पड़ सकते हैं, अगर तुम्हारे दोस्त की तरह हमें भी उन लोगों ने मार दिया तो। नहीं नहीं, हम ऐसा रिस्क नहीं लेने, समझे? तुम, ना मैं और ना तुम। सूर्यांश घबराने का नाटक करते हुए कहा, जबकि वह अपने दोस्त के दृढ़ता को भांप रहा था। सूर्यांश ने जिस तरफ अपनी बात रखी थी, मोदित को बुरा लग गया था। उसने नहीं कहा था कि आए और उसकी मदद करे, खुद ही उसके पास आया और उसके अपने अपने काम को करने से रोक रहा है। देखो, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। सूर्यांश मेरा दोस्त था, तो उसके लिए सिर्फ मैं ही लड़ूंगा, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। जो भी करना है मैं खुद कर लूंगा, तुम चले जाओ यहाँ से। और हाँ, मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरी मदद करो। मोदित तल्खी में आ गया था। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी उसे रोक रहा है, जबकि मोदित की जिंदगी में आए उसे अभी एक ही दिन हुआ है, तो फिर यह किस हक से उसे रोक रहा था? मोदित अपने दोस्त के लिए लड़ना चाहता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है वह मरा नहीं है, बल्कि उसे मार दिया गया है। और उसे इस बात का भी यकीन था सूर्यांश को मारने वाला उसका पिता रायजादा ही है, जबकि सूर्यांश ये बात जानता था कि उसे 100 लोगों ने सिर्फ धावित के एक इशारे में मार मार कर मार डाला था। अरे यार, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो बस तुम्हें ये कह रहा था कि हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते, हमें एक सॉलिड फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। और तुम भी तो सोचो, अगर उन्हें पता चल गया इस बारे में तो वे लोग हमें रातों रात ही गायब कर देंगे। सूर्यांश ने उसके गुस्से को शांत करते हुए समझाते हुए कहा। सूर्यांश तो बस उसे जांचने के लिए ऐसी बात बोला दिया था, वह नहीं जानता था कि मोदित उसको लेकर इतना सीरियस है और उसके बोलते ही गुस्से में आ जाएगा। पर अब सूर्यांश उसकी तरफ से निश्चिंत था कि वह अब बीच में इस जंग को छोड़कर तो नहीं जाने वाला था। सूर्यांश आगे कहता कुछ सोच मोदित से पूछता है, क्या तुम जानते हो सूर्यांश के लाश को कहाँ गाड़ा गया है? मोदित ने जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ मेरे दोस्त को कहाँ गाड़ा गया है, यहाँ से दूर दीक्षिणी रिज जंगल में, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे किस जगह पे गाड़ा गया है। मोदित के कहने के बाद सूर्यांश हैरान था उसके बातों से। वह कैसे जानता था? ये बात उसके दिमाग से परे था। ये बात 1 साल पहले की थी, जब मोदित अपने दोस्त के CEO बनने की खुशी में उसके घर रायजादा मेंशन आ रहा था, और आते ही उसने माथुर के मुंह से दक्षिणी रिज के बारे में सुन लिया था, और ये भी कि वहां आज ही उन्होंने किसी को दफनाया है। पर वह ये नहीं सुन सका था कि किसी वहां दफनाया गया था और उसे मारने वाला कौन था। पर अब जब वह इस बारे में सोचता है तो उसे सब समझ आ रहा है। उस जगह पे किसी और को नहीं बल्कि सूर्यांश को ही उन्होंने दफनाया होगा। वह सब कुछ सूर्यांश को बता दिया और सूर्यांश ये सब सुनते ही चौंक उठा, क्योंकि उसे डिंपल वही लेकर गई थी। दक्षिणी रिज जंगल में हम रात में 10 बजे मिलेंगे और तुम वहां जाना जहां हम कल मिले थे, मंजीत के पान दुकान पे। मोदित आगे की प्लानिंग के बारे में बताते हुए कहा। सूर्यांश उसके बात को मान गया था और उसके साथ चलने के लिए तैयार ही गया था। अब शाम के 6:30 बज रहे थे और उसके पास 3 घंटे का वक्त था, जबकि उसके रूम से मंजीत के पान दुकान की दूसरी बस थोड़ा ही था। 5 चलने पे उसका दुकान आ जाता था। चल ठीक है, मैं आ जाऊंगा,
लेकिन खुदाई करने का सामान कहाँ से आएगा, और अगर हम ऐसी चीजों को वहां लेकर गए थे, पुलिस के नजरों में आ सकते हैं। सूर्यांश उसके बातों पे सहमत होते हुए अपने सवाल पूछे, तभी मोदित बोला, सुनो, मेरे पास इसका भी इलाज है। हमारा एक और दोस्त है जो उस दिन पार्टी में मौजूद था, वही हमारी मदद करने वाला है, और वह ऐसे कामों को बखूबी अंजाम दे सकता है, उसने कहा। सूर्यांश ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और उस दिन अपने पार्टी में आए अपने दोस्तों के चेहरे याद करने लगा। और तभी उसे अपने एक और दोस्त का चेहरा याद आ गया जो उसके साथ कॉलेज के दिनों में दोनों के साथ रहा करता था। बंटी पांडे, जिसे सब बंटी भाई के नाम से बुलाते थे, और उसका कॉलेज में एक अलग ही दबदबा था। बंटी पांडे, सोन ऑफ बिहार। बंटी पांडे अपने आप को बिहार का बेटा कहने वाला, गमझे में रहने वाला लड़का, आज दिल्ली के बेस्ट कॉलेज में अपना दबंगई दिखा रहा है। बंटी दिखने में स्मार्ट है, हंसमुख है, और सबसे जरूरी बात, जो उसके साथ रहे उसके लिए भय, और जो उससे दुश्मनी मोल ले उसके लिए यमराज। वह कॉलेज में ही सूर्यांश और मोदित से मिला था। बंटी हमेशा हेर फेर वाले कामों को ही करता है। शराब बंदी में शराब को कस्टमर के पास डिलीवर करना, और बहुत से ऐसे काम है जिसे वह करता है। भले ही वह काम पुलिस के नजरों में गैर कानूनी है, पर उसके नजर में वह काम उसके लिए उसका सब कुछ। आज इन्हीं कामों के बदौलत वह दिल्ली में बंटी भाई के नाम से जाना जाता है। बंटी का ख्याल आए ही सूर्यांश मन ही मन मुस्कुरा उठा था, क्योंकि बंटी अपने आप में ही एक पागल हाथी था जो चाहे तो धावित के नाम में अकेले दम करके रख सकता था। जहां धावित के बड़े लोगों से जान पहचान है, तो वही बंटी छोटे मोटे कस्बों में राजा की तरह रहता था। उसके एक इशारे में बस्ती और कस्बों के लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो सकते थे। देखो, मैं तुम्हें अपने दोस्त बंटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मोदित सीरियस होकर सूर्यांश के चेहरे को देखते हुए आगे बोला, बंटी बिहार से है, तो उसके सामने कभी बकवास मत करना, सिर्फ उसकी बकवास सुनना, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई उसके पूछ में उसे रोक टोक करके खुद कोई दूसरा बोले, और बंटी कुछ ज्यादा ही मजा किया है तो संभाल लेना। मोदित ने जैसे ही ये कहा तो सूर्यांश हंस दिया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। सूर्यांश मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह बंटी को अच्छे से जानता था। बंटी जितना मजा किया था, इतना ही है उसका बोलने का अंदाज। ना जाने दिल्ली के कॉलेज में उसने कितने लड़कियों को सिर्फ अपने बातों से ही फंसा रखा था। हाँ, ये बात अलग था कि उसकी लव लाइफ हमेशा हाफ लव में चला करता था। सूर्यांश थोड़ी 10 मिनट बाद गार्डन से बाहर आ गया था और अपने अपने रूम के लिए निकल गया था। हर रोज के जैसे आज भी उसके पॉकेट भूटी कौड़ी तक नहीं था, पर आज फिर से उसी सुनसान रास्ते पे आते ही उसका हाथ अपने आप ही उसके जेब में चला गया था, और उस दिन वाली लड़की जिसकी खूबसूरत आंखें ही उसे याद था, वह फिर से याद आने लगी थी। उसकी खूबसूरती आज फिर से उसके दिल को धड़का गई। सूर्यांश चलता जा रहा था कि तभी उसके गले पे अचानक ही किसी ने चाकू रख दिया। सूर्यांश डर के मारे हड़बड़ा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी उसे वही खुशबू की महक मिली जो उस रात उसने महसूस किए थे। जो भी है वो सब मुझे दे दो। एक प्यारी सी लड़की की आवाज उसके कानों तक पहुंची, और सूर्यांश उस आवाज को सुनते ही पहचान गया। तभी वह लड़की फिर से अपने चाकू को उसके गले के और नजदीक ले जाते हुए बोली, पैसे लाओ, अभी के अभी। मिहिका आज भी चोरों की तरफ उसके पास आई थी, पर आज सूर्यांश का कुछ और ही इरादा था। उसके फुर्ती से मिहिका का हाथ पकड़ा। मिहिक चौंक गई और उसकी खूबसूरत आंखें बड़ी बड़ी गई। तभी सूर्यांश ने उसे खींचा और आगे किया, पर मिहिका का पैर लड़खड़ाया और वह सीधे सूर्यांश के बाहों में जा गिरी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, जो काजल से सनी हुई थी, वह ऐसे सूर्यांश से जा टकराया। मिहिका का दिल पहली बार इतने जोरों से धड़क रहा था, जबकि वह यह 100 रुपए को लेने आई थी, जिसपे रामेश्वरी जी ने लॉकर का पासवर्ड लिखी हुई थी। CH26 अनटाइटल्ड चैप्टर। सूर्यांश उन दोनों रहीशजादी लड़कियों से बचकर भाग निकला और भागता हुआ गार्डन चला आया, जहां पहले से ही मोदित उसका वेट कर रहा था। हालांकि सूर्यांश को अपने सामने आता देख मोदित थोड़ा घबराया जरूर था, लेकिन सूर्यांश के कहने पे वह मान भी गया था। तभी उसने अपने प्लान को आगे बढ़ाया और रायजादा फैमिली पे केस करने से पहले उसने ठोस सबूत ढूंढने की कर दी, जिसके बाद ही उसने सूर्यांश को मारकर दफनाए जाने वाले जगह के बारे में बताया, और ये भी सूर्यांश को मारने वाला उसका पिता रायजादा खुद है, जबकि सूर्यांश धावित के हाथों मरा था। बाद में उसने उसके लाश को निकालकर फोरेंसिक लैब में जांच कराने की बात कह दी, पर यह सब वे दोनों से नहीं हो पाने वाला था, जिसके बाद ही मोदित को अपने दोस्त बंटी का याद आ गया था, जो उनके काम को यूं चुटकियों में आसानी से कर देने वाला था। सूर्यांश के लाश को आज रात को ही निकलना था और 10 बजे सूर्यांश और मोदित मिलने वाले थे, जहां बंटी भी उन्हें ज्वाइन करने वाला था। इसके बाद ही सूर्यांश अपने रूप पर जाने के लिए निकल गया था। हर रोज की तरफ उसी सुनसान रास्ते को पार करते वाली उसे कल वाली चोर लड़की फिर से मिल गई थी। चोर लड़की ने चाकू को उसके गले पे सटा दिया था, पर सूर्यांश ने पलक झपकते ही उस चोर लड़की की कलाई को पकड़ खींच लिया था, जिस वजह से वह सीधे सूर्यांश के बाहों में जा गिरी थी। मिहिका आज जिस काम से यहाँ आई थी, वह पानी में मिलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी दिल की धड़कनों का तेज तेज चलना ये साफ साफ गवाही दे रहा था कि वह सूर्यांश के आंखों को सहन कर पा रही थी। किसी तरह वह खुद को संभाल, जैसे ही सूर्यांश के ऊपर चाकू से करने को होती है, और वह चाकू सूर्यांश के सीने को छू पाता को इतने सूर्यांश ने तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से दबा दिया।
आह! मोहिक दर्द से कराह उठी और उसके हाथ से उसका चुकी छूटकर जमीन पर गिर गया। वह दर्द में भी अपनी काली आंखों से घूर कर सूर्याश को देखने लगी, जबकि वह अब भी उसके बाहों में बिखरी पड़ी थी। छोड़ो मुझे, वरना तुम्हें मार डालूंगा, मिहिका अपने दर्द को किसी तरह समेटते हुए बोली, जबकि उसके बातों से सूर्यांश को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह बस उसकी आंखों में डूबा हुआ था। सूर्यांश मुस्कुराया और अपना हाथ मिहिका के नकाब की तरफ बढ़ाया कि तभी मिहिका डर की वजह से घबरा गई और अपनी आंखें बंद कर उसको घबराता देख सूर्यांश के तीखे हो गए और तिरछी तरीके से मुस्कुराते हुए उसने मिहिका के चेहरे से नकाब थोड़ा सा ऊपर किया, तभी उसे मिहिका के गुलाबी होठ दिख गए। मिहिका की आंखें बंद थी और उसके आंखों के सामने मिहिका के गुलाबी होठ थे। वह उससे ऊपर नकाब उठाने की कोशिश नहीं की और झुककर मिहिका के होठों को चूम लिया। सूर्यांश ऐसा कुछ पहली बार कर रहा था। सूर्या का शरीर सूर्यांश से कुछ भी कराने पे आतुर था। मिहिका आवाज से अपनी आंखें खोल लेती है। तभी उसे सूर्यांश के बंद दो जोड़ी आंखें दिखाई देती है। वह अपनी बड़ी बड़ी फटी हुई आंखों से उसे देख रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। सब कुछ ब्लैंक हो चुका था। पर जैसे ही उसे कुछ समझ आया, वह जल्दी जल्दी हाथ पैर मारने लगी। सूर्यांश उसे छोड़ा, तभी मिहिका इसे धक्का देकर थोड़ी दूर हो गई और अपने होठों पे उंगली फिराने लगी जिसपे कुछ खून के बूंदे लगे हुए थे। वह गुस्से में सामने देखती है। तुमने मुझे किसका? इसके आगे के शब्द उसके जुबान में ही अटक कर रह गए। सामने कोई नहीं था, रास्ता खाली थी और वह सिर्फ मिहिका ही खड़ी थी। ओह, आज छोड़ूंगी नहीं। मिहिका झल्ला गई थी। सूर्यांश ने उसके सारे किए कराए पे पानी फेर दिया था और जो वहां लेने आई थी, उसे छोड़ कुछ और देकर चला गया था। मिहिका की आंखें चारों तरफ थी और सूर्यांश को ढूंढने लगी, लेकिन सूर्यांश कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में वह कहीं गायब सा हो गया। सूर्यांश ऑलरेडी लेट हो चुका था। उसके पास कुछ घंटे ही बचे थे मोदित के पास जाने के लिए और उसे घर जाकर अपना दवा भी लेना। मिहिका को वह ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहता था, भले ही चोर मिहिका थी, लेकिन उसके दिल को वह चुराना चाह रहा था। इधर सूर्यांश जल्दी से रूप आकर दवा खाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह मंजीत पान दुकान, जो वहां से जस्ट अगले ही गली में था, वहां के लिए निकल गया था। और जब तक वह वहां पहुंचा तो रास्ता शांत था, आसपास कोई नहीं था। कुछ एक आध दुकानें खुली हुई थी। अचानक ही एक लड़का सूर्यांश के सामने आकर खड़ा हो गया और उसे घूर कर देखने लगा। का हो तुम ही हो? सूर्यांश अड़बड़ा गया। का कौन है? उद्धरण चिन्ह। अरे हम बोल रहे हैं ना, तुम ही हो। कहाँ मर गया रे मोदितवा? साला इधर आओ, कहते हुए बिना पूछे मुड़े जब वह बोला, तभी उसके पीछे से मोदित दौड़ता हुआ आकर उसके पास खड़ा हो गया। मोदित वहां आया और आते ही सूर्यांश को देख अपना सर हिला दिया। दरअसल बंटी ने अपने चेहरे को ढक के रखा हुआ था और रात के अंधेरे में वह उसे पहचान नहीं सका था। पर अब जब सूर्यांश ने उसे पहचान लिया तब जाकर उसके अंदर का डर थोड़ा बहुत कम हुआ। सूर्यांश बंटी को अच्छे से जानता था, फिर भी अनजान बनते हुए बोला, क्या यही है तुम्हारा दोस्त? सूर्यांश के ये सवाल करते ही मोदित से पहले बंटी ही उसके गले में अपना हाथ फंसाकर अपना परिचय देते हुए कहा, अरे हम बताते हैं ना कि हम कौन है। हम है बंटी पांडे, सोन ऑफ बिहार। ऊका है ना, हम बिहारी जरा हटके है। सूर्यांश इतने दिनों बाद अपने दोस्त बंटी के बातों को सुन मुस्कुरा उठा। आज भी बंटी का अपना ही अंदाज था। उसका ये व्यवहार और उसका ये व्यापार सबको लुभा जाता था। अरे बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी चलो, अभी हमें बहुत काम है। मोदित ने यहाँ आने का कारण के बारे में याद दिलाते हुए कहा। तभी सूर्यांश बोला, खुदाई का सामान तो के आए हो ना? सूर्यांश के सवाल का जवाब बनी देता है। अरे हम कहे खातिर यहाँ आए हैं। सूर्यांश हमरा भी दोस्त है भाई, और हम अपना दोस्त खातिर कुछ कर देंगे, इहुआ तक की केहू के जान भी ले लेंगे। बंटी अपने चेहरे को सख्त कहते हुए कहा, जबकि सूर्यांश उसके चेहरे पे आए गुस्से को देख पा रहा था। मोदित ने जल्दी से गाड़ी में बैठने को कहा, जो बंटी अपने साथ लेकर आया था। सूर्यांश जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठा गया। हालांकि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज वह खुद को ही देखने वाला था, और जब आमदी खुद को ही मरा हुआ देखे तो उस इंसान के लिए उससे बुरी बात क्या ही हो सकती थी। सूर्यांश ये सब सोचकर अंदर ही अंदर घुटता जा रहा था, जबकि बंटी अपने गमछे को ठीक किया और उससे अपना मुंह ढक गाड़ी में बैठ झट से गियर लगा दक्षिणी रिज वाले जंगल की तरफ बढ़ा दिया। दूसरी तरफ मिहिका अपने कमरे में बेड पे लेटी हुई थी। ऊपर एकटक देखती सीलिंग फैन को वह कहीं और ही कोई हुई थी। उसके दिमाग में सूर्यांश के किए वो किस चल रहे थे, जिसके बाद से वह अभी तक संभल नहीं आई थी। उसके साथ ये सब पहली बार हो रहा था, जब किसी ने किस किया और उसका दिल जोरों धड़कने लगा हो। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। वह अपनी उंगली को अपने होठों पे फिराती है एसएस और फिरती ही सिस उठती है। सूर्यांश के दिए उसके होठों पे वो दर्द अभी भी वैसे ही कायम थे। वह मन ही मन उसे कोशने लगे, कनीना कहिन का मेरा किस चुरा लिया, वो भी मेरा पहला किस। इतना बोल वह तकिए से अपने मुंह को छुपाकर जोर से चीखने लगी। उसका दिमाग खराब हो रखा था। अगली बार मिला तो जान से ही मार डालूंगी। और वो नोट वो नहीं दिया उसने, वह बोलते हुए रोनी सी सूरत बनाकर अपने हाथ पैर बेड पे पटकने लगी। उसके दिलो दिमाग पे सूर्यांश ही छाया हुआ था। उसका किस करना बार बार मिहिका को परेशान कर रहा था, चिढ़ा रहा था, उसे तंग कर रहा था। CH-27 दक्षिणी रिज जंगल और सूर्यांश की लाश।
सूर्यांश जैसे तैसे करके अपने रूम के लिए ही निकल रहा था कि इतने में उसे मिहिका मिल गई थी। भले ही वह मिहिका को नहीं जानता था, भले ही वह मिहिका को कभी देखा नहीं था। चोरों वाले काले कपड़े ने मिहिका थी, पर इसे उसकी आंखें भली भांति याद था। मोहिका को उसने परेशान कर दिया था। मिहिका वो तीसरा 100 का नोट तो नहीं ले पाई थी, मगर अपना फर्स्ट किस सूर्यांश को सौंप आई थी। सूर्यांश किसी तरह 10 बजते ही अपने दोस्त के पास चला आया था, पर मोदित से पहले ही उसे बंटी ने रोक लिया था। बंटी से मिलने के बाद सूर्यांश उसके साथ उसके ही कार में बैठकर अपने ही लाश को खोदने के लिए दक्षिणी रिज जंगल के लिए गया था। आज उसे अपने ही हाथों खुद को ही खोद कर निकालना था, जिस वजह से उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। करीब 50-55 किलोमीटर चलने के बाद बंटी अपनी गाड़ी रोकता है और रोकते ही गाड़ी का दरवाजा खोल भोजपुरी हीरो माफिक गाड़ी से कूद कर निकलता है। रात का वक्त था और हवा मध्यम मध्यम रही थी, जिस कारण दोनों ही गाड़ी में सो गए थे। बंटी दोनों देखता है और अपना गमछा ठीक करने लगता है। ये देखो साला, हम 50-55 किलोमीटर गाड़ी चलाए और ये दोनों साला घोड़ा बेच के से रहा है तो हारी तो हम। बंटी चिढ़ता हुआ खुद में ही बड़बड़ाने लगा था। उसे अब दोनों पे गुस्सा भी आ रहा था। दरअसल गाड़ी में बंटी बड़बड़ाते हुए आया था, अब दोनों को सोया हुआ देख समझ गया था कि दोनों उसके बातों से पककर सो गए थे। जंगल के बाहर वाले रास्ते पे अंधेरा था और अंधेरे में सिर्फ छोटे मोटे कीड़ों की आवाजें आ रही थी। आसपास का माहौल जंगल के कारण डरावना हो गया था। बंटी ने हॉर्न पे हाथ रख और जोर से दबा दिया। दोनों चौंक कर हड़बड़ाए से उठे। साला, यहाँ हम बकर बकर कर रहे थे और तुम दोनों सोया था रे। उतरो पे हमारी गाड़ी से। तुम सबका दोस्त के नाम पे कलंक है सब बे। हम रास्ता पर बकबकाते रहे और तुम दोनों सोया था तो हरी त हम, कहते हुए झट से मोदित का हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे उतार दिया और उसके बाद गाड़ी में रखा खुदाई का सामान भी। सूर्यांश भी झट से नीचे उतरा और अपने दोनों आंखों को मसल कर सामने जंगल को देखने लगा। अरे यार, तुम भी हद करते हो। थोड़ा देर और सोने देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, मोदित कहते हुए अपने आंखों को मसल कर एक लंबी सी अंगड़ाई ली। हाँ, हम यहाँ यह खातिर आए हैं। अगर सूर्यांशवा हमरा दोस्त ना होता तो ये बंटी पांडे कभी ना। समझे तुम दोनों, और अब बकवास बंद करो, हमरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सामान उठाओ और अंदर चलो, बंटी खिसियाते हुए कहा और एक बड़ा सा कुदाल उठाकर कंधे पे रख अंदर की तरफ चल दिया। वक्त कम था, हर 4 घंटे पर फॉरेस्ट टीम जांच करती है और यह बात बंटी अच्छे से जानता था। न जाने उसके कितने रातें ऐसे ही घने जंगलों में काटे होंगे। माल इधर से उधर करना जो जंगल के रास्ते आसान हो जाता है, इस कारण उसे इन सब के बारे में अच्छे से पता था। अभी 11 बजने वाले थे तो उनके पास लगभग 3 घंटे का वक्त था। इन्हीं 3 घंटे में उन्हें सूर्यांश के बॉडी को खोज निकालना था और उसे किसी तरफ यहाँ से लेकर निकलना भी था। मोदित कब आएगा वो जगह जहां मुझे दफनाया गया है, सूर्यांश ने कहा। तभी मोदित अवाक होकर उसे देखने लगा। मुझे, उद्धरण चिन्ह, ओह सॉरी, मतलब कि तुम्हारा दोस्त गलती से निकल गया। अब छोड़ो इसे और बताओ वो जगह कहाँ है, सूर्यांश खुद को करेक्ट करते हुए कहा। तब जाकर मोदित ने एक छोटी ही सही लेकर शांति भरा सांस लिया, वरना पहले तो उसका माथा ही सटक गया था। भाई तू चलता रह, मैं यहाँ रोज फुटबॉल खेलते नहीं आता हूँ, मैंने भी सुना है। तो चुपचाप चल और जहां भी तुझे 4 पत्थर एक साथ दिखे वहीं रुक जाना, मोदी चिढ़ते हुए बोलते हुए आगे बढ़ते हुए कहा। मोदित ने भी माथुर के मुंह से सिर्फ सुना हुआ था। माथुर के कहने के बाद भी उसे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं था कि वह बॉडी सूर्यांश का है या नहीं। बॉडी किसी और का भी हो सकता था, क्योंकि माथुर ने ये नहीं था कि उसने जिस बॉडी को दफनाया है वह सूर्यांश का ही था। अब भी इन्हीं बातों में उलझा हुआ मोदित आगे बढ़ता जा रहा था। अगर बॉडी नहीं मिला तो बंटी उसे मार ही देगा। एक तो बंटी हर वक्त बिहारी कट्टा लेकर अपने साथ घूमता रहा था और अगर आज उसे बॉडी नहीं मिला तो बंटी उसी के ऊपर कट्टे को चिपका देने वाला था। मोदित एक बार घूमकर अपने पीछे चलते चलते आ रहे बंटी ही देखता है का देखा रहा है। बंटी ने उससे अपनी ओर देखता हुआ पाया दोनों भावे उचका कर बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं। मोदी जल्दी से बोल आगे देखने लगा और चलने लगा। वैसे भी वक्त निकलता जा रहा था। सूर्यांश मोदित के चेहरे की घबराहट देख पा रहा था। एक तो वह पहले से ही घबराया हुआ था और ऊपर से मोदित का ये हाल देख वह और ज्यादा घबराने लगा। दूसरी तरफ धवित अपने कमरे में था। सामने खड़ा माथुर उसे देख रहा था और धवित एक एक कर सिगरेट के पैकेट में से सिगरेट निकाल उसके कस लगाए जा रहा था। उसके इन्हीं कुछ मिनटों में ना जाने कितने सिगरेट को फूंक डाले थे। सर, काम हो गया, मैंने बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेज दिया है, माथुरी ने जल्दी में कहा। हम, धवित कुछ सोचता हुआ सिगरेट को गाल में रख बुझाने लगा। तुम्हें पक्का यकीन है वह बॉडी सूर्यांश का ही है? सीरियस चेहरे के साथ बिना किसी भाव के धवित टेबल पे से दूसरा सिगरेट उठाते हुए बोला। यस सर, मुझे पूरा यकीन है बॉडी सूर्यांश का ही है। उद्धरण चिन्ह, तो कब तक आ जाएगा रिपोर्ट? उद्धरण चिन्ह, सर बहुत जल्द। उसके बाद हम इस बात से क्लियर हो जाएंगे कि सूर्यांश सच में मर चुका है और ये लेटर देने वाला कोई दूसरा है जो हमें धमका रहा है। ओह गुड, अब तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह, ये सर। माथुर जल्दी से अपना सर झुकाकर उसे ग्रिट किया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही धवित सिगरेट का एक लंबा कस लगाकर गुस्से में कहता है, करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है, लेकिन याद रहे मेरा भाई,
तुम कभी मुझसे जीत नहीं सकते हो। उद्धरण चिन्ह। मोदित इतना बोलने के बाद वह अपनी आंखें बंद कर लिया और सोफे पे वैसा ही लेट गया। दूसरी तरफ मोदित चलता ही जा रहा था और तभी अचानक ही उसके पैर रुक गए। वह सामने आंखें फाड़े देखने लगा, जहां एक 7 नंबर में 4 पत्थर लगे हुए रखे थे। मोदित के चेहरे पे चमक आ गया और अगले ही क्षण गायब भी हो गया। जो 1% उम्मीद थी उसे अपने दोस्त के जिंदा होने की, सामने पत्थरों को देखकर वह उम्मीद भी उसका ढह गया। उसे लगा जैसे आज उसने सच में अपने दोस्त को खो दिया है। सूर्यांश भी अब सामने देखने लगा था और साथ ही बंटी भी। मोदित के आंखों में अनायास ही आंसू आ गए थे, जिसे छुपाते वक्त सूर्यांश ने देख लिया था। कुछ के मेरे दोस्त, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूंगा। सूर्यांश मन ही मन सोचता अपने दोस्त को देखने लगा। तभी पीछे से बंटी निकलकर आगे आया और कुदाल नीचे रख पत्थरों को देखते हुए कहा, क्या कर रहे हो बे तुम सब? रोने धोने का वक्त नहीं है, जल्दी करो सब, हमरे पास टाइम नहीं है। गाद सब आ गया था, डंडा से मारकर पिछड़ वाला लाल कर देगा सब का, समझे? तोहरी तो हम रोता है तुम सब बे। बंटी ये जानबूझकर बोल रहा था ताकि दोनों अपने आप को संभाल सके। दोनों के लिए सूर्यांश कितना जरूरी था सब जानते थे। खुद बंटी भी अपने अपने को रोने से बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। जबकि मोदित का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था और सूर्यांश का चेहरा तो एक जैसा ही था, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस। वह अपने सामने ही जैसे खुद को ही मरा हुआ देख रहा था। खुद के मरे हुए का सोच उसका माथा घूम गया, हाथ कांपने लगे। किसी तरह तीनों मिलकर खुदाई करने लगते हैं और बस कुछ 2 फीट खोदने के बाद इसे एक लाश भी दिख जाता है। उसकी बदबू जैसे ही बाहर आती है, सूर्यांश का पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ जाता है। वही हुआ जो उसे होने का डर था। मोदित के आंखों से आंसू आने लगे और इस बार बंटी भी खुद को रोक ना पाया। उसके भी आंखों से आंसू निकले लगे, पर उनके पास रोने का वक्त नहीं था। मोदित और बंटी ने जैसे तैसे करके लाश को बाहर निकाला। पूरा का पूरा मांस गल चुका था, सिर्फ हड्डियां ही बची हुई थी। मोदित रो रहा था, उसका मन हो रहा था जैसे उसे अपने गले से लगा के या कुछ ऐसा कर दे जिसके बाद सूर्यांश जिंदा हो जाए। पर सामने ही खड़ा सूर्यांश आश्चर्य और हैरानी से खुद को हो देख रहा था। सूर्यांश जिंदा है ये कोई नहीं जानता है। यहाँ लाश सूर्यांश की मिल चुकी है और वहां दूसरी तरफ धवित ने सूर्यांश के लाश को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजवा भी दिया था ताकि वह लाश किसकी है ये पता लगा सके। क्या थी सच्चाई? सब उलझा हुआ था। जो जिंदा है उसके दो बॉडी और दोनों एक जैसे, ये कैसे हो सकता था? CH-28 सिर में दर्द। सूर्यांश और मोदित दोनों बंटी के साथ दक्षिणी रिज जंगल चले आते थे और वहां आते ही उस निशाने को ढूंढने लगे थे जिसे मोदित ने माथुर के मुंह से सुन रखा था। एक तरफ तो वो निशान मिलते ही तीनों ने खुदाई करनी चली कर दी थी, जबकि दूसरी तरफ धवित ने सूर्यांश के बॉडी को पहले ही निकलवा लिया था। पर इन सब से अलग बात यह थी कि खुदाई करने के बाद उन्हें भी एक बॉडी मिला जो सूर्यांश का था। अपने सामने सूर्यांश खुद को ही मरा हुआ पाकर पैनिक होने लगा था। वह डरने लगा था और उसके जहन में 1 साल पुरानी बात फिर से याद आने लगी थी। सूर्यांश अपने सर पे दोनों हाथ एक खुद को संभालने लगा था, जबकि सामने मोदित और बंटी बॉडी को सिल्वर पेपर से कवर करने में लगे थे ताकि यहां से लैब तक ले जाने तक उसमें से कोई बदबू ना आए। अचानक ही मोदित ने सूर्यांश को देखा जो किसी तरह खड़ा था और खुद को शांत कर रहा था। उसके सर में तेज दर्द होने लगा था जो असहनीय था। सूर्या, क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? मोदित ने चिंता के साथ कहा। वह देख पा रहा था सूर्यांश ने अपने सर को अपने दोनों हाथों से जोर से दबा रखा था, जैसे वह खुद के सर को फटने से बचा रहा हो। उसको दर्द में देख मोदित भी घबरा गया था और साथ ही यहाँ कुछ नहीं था जिसे देकर या उसे खिलाकर उसका दर्द कम किया जा सके। पर इन्हें तो इस बात का पता ही नहीं था कि उसका ये सर का दर्द सिर्फ डॉक्टर जॉनसन के दिए दवाइयां ही ठीक कर सकती थी। सूर्यांश किसी तरह अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम इस बॉडी को उठाओ और लेकर चलो। सूर्यांश ये बता कहते हुए आगे भी बढ़ गया था, जबकि उसके मोदित खड़ा उसे देखने लगा था। जितनी रात थी और जिस तरह का माहौल था, मोदित को लगने लगा था जैसे सूर्यांश को किसी आत्मा ने पकड़ लिया है या फिर किसी चुड़ैल ने, क्योंकि सूर्यांश दिखने में कभी सुंदर था। सूर्यांश अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसका दर्द जिस तरफ बढ़ रहा था उसे लग रहा था वह दर्द उसे खोद खोद मार रहा है। करीब आधे घंटे निकल और जब तक तीनों गाड़ी के पास आए तब तक सूर्यांश की हालत और ज्यादा खराब हो चली थी। उसका माथा अब घूम गया था और वह सोचने समझने की शक्ति खोता जा रहा था। जैसे ही बंटी और मोदित ने बॉडी को गाड़ी रखा तभी सूर्यांश खुद को ढीला छोड़ बंटी के बाहों में गिर गया। बंटी ने भी फुर्ती के साथ उसे पकड़ा। अरे अब एकरा का हुआ रे? अब ये ठीक रे? तोहती त हम साला दिमाग खराब के रख देता है सब रे। बंटी घबराया नहीं था बल्कि चिढ़ गया था। भला ऐसी सिचुएशन में कोई आपका साथ छोड़ने के बजाय आपके ऊपर बोझ बन जाए तो ऐसे में गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बॉडी गाड़ी में होने के कारण उसे डर था पकड़े जाने का और सूर्यांश का ये हाल होना उसे और ज्यादा चिढ़ा और परेशान कर रहा था। उसने झट से सूर्यांश को अपने पकड़ा और पूरी ताकत से उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। हालांकि सूर्यांश कभी भारी था पर इस वक्त उसके वजह को उठाने से भी भारी ताकत उसके अंदर आ चुका था और डर में इंसान कुछ भी कर देता है। सूर्यांश गाड़ी में किसी लाश की तरह पड़ा था, ठीक अपने ही बॉडी जो को उसके नीचे था और वह सीट पे पड़ा हुआ था। मोदित खड़ा था और बस सूर्यांश को देखे जा रहा था।
अरे मोदित कहाँ देख रहा है बे, चल यहाँ आके बैठ। मोदित को खुद में खोया देख बंटी खिसियाते हुए चीख बोला। तभी वह घबराकर होश में आया। वह हड़बड़ाया सा गाड़ी में बैठा और तभी बंटी के ड्राइविंग सीट संभाल ली। कुछ ही मिनटों में गाड़ी हाईवे को चीरते हुए भागे जा रही थी। सूर्यांश को हल्का हल्का होश थे, जिस कारण वह धुंधला धुंधला ही देख पा रहा था। वह किसी तरह अपने अंदर ताकत को इकट्ठा कर मोदित से बोला, मुझे मुझे वही छोड़ देना, कहाँ हक मिले थे, मैं वहां से चला जाऊंगा। सूर्यांश ने किसी तरह कहा। तभी मोदित थोड़े गुस्से में चिंतित होकर बोला, नहीं, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। उद्धरण चिन्ह, मुझे वह छोड़ देना समझे तुम। सूर्यांश अटकते हुए गुस्से में बोला। वह जानता था मोदित उसकी एक नहीं सुनने वाला था, और अगर मोदित के जगह कोई और भी होता तो यही करता। लेकिन सूर्यांश ये भी जानता था कि उसे दवा हॉस्पिटल में नहीं मिलने वाला था, बल्कि इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाला था, सिर्फ एक जगह को छोड़कर, और वह जगह उसका रूम था जहां उसने अपनी दवाइयां रखी हुई थी। अचानक ही गाड़ी को बंटी ने रोक दिया और पीछे मुड़ सूर्यांश को देखते हुए मोदित से कहा, हम आ गए। ईका का करना है। एका बंटी बस ये इसलिए बोला था क्योंकि उसने भी सुन लिया था। बंटी हमेशा से अपन काम पहले देखने वाले लोगों में से था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला मर रहा है या फिर कुछ और। उसने बस इस वक्त अपने दोस्त के बॉडी को लैब तक पहुंचाना था, जिसका उसने जिम्मा ले रखा था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बंटी सूर्यांश को ठीक से जानता तक नहीं। उसे यही सही लगा कि हॉस्पिटल ले जाने से अच्छा इसे इसके घर छोड़ दिया जाए, जहां ये जाना चाहता था। बंटी के उखड़े स्वर को देखकर कर मोदित गुस्से में बोला, भाई तू पागल हो गया है क्या, हम इसे ऐसे यहाँ मरता कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि यह हमारे लिए आया था, मेरी मदद के लिए आया था। मोदित का गुस्सा देख बंटी भी गुस्से में आ गया। हम सोच रहे हैं कि तो के एक ही सुता में इहवे सुता दे, अपना नीचे देख, गाड़ी में मरा हुआ बॉडी लेकर हम लोग हाईवे पे घूम रहे हैं और तुम हो कि इसके पीछे पड़े हो। बंटी को डर था कहीं वह किसी पुलिस वाले के नजर में ना जाए, क्योंकि उसे दिल्ली का हर कोई जानता था। दोनों बहस करने लगे थे, तभी सूर्यांश किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर निकला, लेकिन वह खुद को संभाल ना सका और रोड पे गिर गया। उसे ऐसे देख मोदित उसकी मदद के लिए गाड़ी से उतरने को हुआ, पर सूर्यांश ने उसे उतरने नहीं दिया, बल्कि जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। मोदित उसे एकटक देखता रहा और बंटी को गाड़ी आगे बढ़ाने को बोला। मोदित उसे ऐसे अकेले छोड़कर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन तब तक बंटी ने गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दिया था। सूर्यांश हाईवे से होकर गली में उतरा और फिर जैसे तैसे खुद को संभलता हुआ अपने रूम के ओर बढ़ने लगा। हाईवे से कुछ कदम की ही दूरी पे उसका रूम था, पर आज यही 10 कदम की दूरी उसे पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा मेहनत और लंबा लग रहा था। शरीर भारी हुए जा रहा था, माथा में दर्द कुछ हद तक बढ़ता ही जा रहा था, और सूर्यांश आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे तैसे करके वह घर तो आया, पर रात गहरी होने के कारण अंदर से दरवाजा बंद था और डॉली की मां से चुकी थी। उसने डोर बेल बजाया, पर किसी ने नहीं खोला। उसने दूसरी बार बजाया, फिर भी किसी ने नहीं खोला। और जैसे वह तीसरी बार डोर बेल बजाने को हुआ कि तभी उसके माथे में तेज दर्द हुआ और वह जोर से चीख पड़ा। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और वह जमीन पे औंधे मुंह गिर गया। CH-29 सेम प्लेसेस। जंगले पहुंचते ही तीनों सूर्यांश के जमीन के अंदर गाड़े जाने वाले जगह को ढूंढ कर उन्होंने वह खुदाई भी करनी शुरू कर दी थी, और कुछ ही देर में उन्हें सूर्यांश का बॉडी भी मिल गया था, जिसमें मांस तो नहीं थे, पर सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। वहीं से सूर्यांश खुद को ही देख पिनकी करने लगा था, और उसके बाद ही उसके सर में दर्द भी फिर से शुरू हो गया था। कुछ ही देर में बॉडी को गाड़ी तक लेकर तो आए थे, तब तक इतने देर में सूर्यांश की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। मोदित उसे ऐसे सफर करता और दर्द में तड़पता देख चिंतित हो गया था। सूर्यांश दर्द में भी बस अपने घर जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि उसकी दवाई जो उसे डॉक्टर जॉनसन ने दिया था, वह दवाई सिर्फ वही मिल सकता था और कहीं नहीं। किसी तरह वह घर तक आया और घर आते ही डोर बेल बजने लगा, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने के बाद किसी ने नहीं खोला था। और जब सूर्यांश आखिरी बार डोर बेल बजाने को हुआ, तभी उसके सर में तेज दर्द हुआ और वह चीखते हुए नीचे जमीन पे गिरकर बेहोश हो गया था। दक्षिणी रिज जंगल। सामने खड़े 100 से भी ज्यादा लोग, जिससे चेहरा ढका हुआ था, सब एक सामान खड़े थे। उन सब के सामने खड़ा था एक डाक औरा वाला इंसान, जो अपने समय अकेले खड़े इंसान को देख मुस्कुराए था। तो मेरे भाई कैसे हो? सुना है तुम फिर से जिंदा हो गए हो। तुम्हें अपना ब्रेन किसी और के भेजे में घुसा रखा है। सामने उन 100 लोगों के साथ खड़ा आदमी, जिसने अपने हाथ में एक मजबूत बैट पकड़ रखा था, वह चिल्लाते हुए अपने सामने खड़े आदमी से बोला। सामने खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और अपने दोनों हाथ खड़े करके 1-2 बार वही गोल गोल घुमा और फिर अपने सामने देखते हुए ऊंचे आवाज में बोला, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, मैं जिंदा हूँ, अपने इस नए अवतार। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि धवित था। वह मुस्कुराया और मफारत भरे लफ्जों में कहा, मानना पड़ेगा साले, तेरी किस्मत कमाल की है। मैंने तुझे कुत्ते की तरह मारा और तू मर भी गया, लेकिन तू फिर से जिंदा हो गया, और तो और इतने बड़े आदमी का बेटा बनाकर। वाह, कमाल है तेरी कुत्ते जैसी किस्मत, जो फिर मुझसे मार खाने के लिए आ गया। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ा सूर्यांश शांत था, उसके चेहरे पे बस मुस्कुराहट के सिवा और कुछ भी नहीं था। हाँ, अब अमीर तो हो गया हूं मैं। इतना बोलने के बाद सूर्यांश नाटक करने के अंदाज में तंज कसते हुए आगे कहा था, मम्मम सोच रहा हूं तेरी औकात खरीद लूं। बोल फिर उसके बाद मेरे पीछे कुत्ते की तरह अपना दुम हिलाना। बोल कितने में बिकेगा?
सूर्यांश का इतना कहना था कि धवित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात कर, वरना तेरी जुबान निकाल कर तेरे हाथ में दूंगा। सूर्यांश हंसते हुए अपने हाथ में पकड़ा वो लोहे का लंबा सा रॉड था, जिसमें अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके कहे हुए शब्दों को हवा में उड़ाते हुए कहता है, तो आजमा कर देख ले। आज जा, मैंने कहा था ना तुझे यही मारूंगा। इतना बोल सूर्यांश अपना गर्दन उचका दिया और अपनी मसल को टाइट किया, जबकि सामने खड़ा धवित आज पहली बार अपने 700 लोगों के होने के बावजूद भी उसे सूर्यांश से डर लग रहा था। वह सूर्यांश के आंखों में अपना मौत देख पा रहा था। धवित गुस्से में बोला, उस दिन की तरह आज भी इसके सरे पुर्जे अलग कर दो सब। इसके शरीर के एक भी हड्डी को अगर तुम सब ने सही सलामत छोड़ा तो तुम सबकी खैर नहीं। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मारो इसे। धवित ने गुस्से में कहा और अपने 100 के 100 आदमी को सूर्यांश के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह खुल छोड़ दिया। सूर्यांश अपन आंखों में गुस्सा लिए अपने अपने हाथ में लंबा सा रॉड उसे मजबूत से पकड़ा, आ जाओ, और इतना कहते ही वह सीधे सामने 100 के 100 गुंडों के ऊपर अकेले ही लड़ने के लिए कूद पड़ा। सामने एक साथ भीड़ की तरह दौड़े आ रहे वो 100 गुंडे और इधर से अकेला दौड़ता जा रहा सूर्यांश। जैसे ही सूर्यांश उनके पास आया, तभी उन गुंडों में से कुछ गुंडे पत्थर के सहारे ऊंची छलांग लगाकर सीधे सूर्यांश के ऊपर झपट पड़े। सूर्यांश अचानक से रुक गया था और ऊपर देखने लगा, जहां उसे अपने ऊपर कई लोग मजबूत हथियार लिए उसे मरने के लिए उसके कूद पड़े थे। सब ने एक साथ अपना हथियार उठाया और सूर्यांश के ऊपर चला दिया। तभी एक बड़ी सी चीख गूंजी, नहीं ही, और सूर्यांश होश में आ गया। दरअसल सूर्यांश सपना देख रहा था, वह घबराया हुआ था और सामने में ही उसके साथ ये सब हो रहा था। वह चौंककर अपने दोनों आंख खोल देता है, उसके सामने रहीमा जी बैठी थी और उनके हाथ में भी गा हुआ कपड़ा था। सूर्यांश पसीने से पूरा भींगा हुआ था और माथे पे डर की लकीरें थी। रहीमा जी उसके माथे पे हाथ रख कहती हैं, बेटा तुम ठीक हो? क्या हुआ था तुम्हें? रहीमा जी भी घबराई हुई थी। पूरी रात वह सूर्यांश के पास ही बैठी रही थी और उसको देखती संभालती रही थी। जब रात में सूर्यांश के डोर बेल बजाया था और उसके बाद वह चीखकर बेहोश हो गया था, तभी रहीमा जी चीखने की आवाज को सुनकर जाग गई थी। जैसे तैसे करके वह बाहर तो आई, पर गेट खोलने में उन्हें डर लग रहा था, जिस कारण वह मोहन जी से घर का गेट खोलवाती हैं, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अपने सामने सूर्यांश को देखकर दोनों शॉक्ड हो गई थी। सूर्यांश उनके सामने ही बेहोश पड़ा था। दोनों ने देरी ना करते हुए किसी तरह सूर्यांश को अपने साथ उसे उसके कमरे में ले आई थी और बेड पे सुलाते ही रहीम जी उसको देखने लगी थी। जब उन्होंने उसके माथे को छुआ तब सूर्यांश हाई फीवर के कारण दर्द में था। बेहोश होने के बाद भी रहीम जी उसके चेहरे पे दर्द देख पा रही थी। उन्हें भी आश्चर्य हुआ था कि कोई आदमी बेहोश होने के बाद भी इतने दर्द में कैसे रह सकता है। पर उन्होंने इन सारे सवालों, जज्बातों को साइड में रख पूरी रात सूर्यांश की देखभाल करती रही थी। ये उनके इसी फल का नतीजा था कि सुबह होते होते उसके माथे का दर्द और साथ ही उसका बुखार सब गायब हो गया था। रहीमा जी ने एक मां की तरह उसकी देखभाल करी थी। सूर्यांश घबराया हुआ था, जिस वजह से वह रहीमे जी की बातों को सुन नहीं पाया था। इस बार रहीमे जी एक साफ कपड़े से उसके माथे को पोंछ बोली, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हम डॉक्टर के पास चले। सूर्यांश वैसे ही उन्हें देखता है। उसके चेहरे पे वैसे ही सब कुछ दिखाई दे रहा था, माथे पे बल, चेहरे पे सिकन, आंखों में गुस्सा और शरीर कपकपाता हुआ। रहीम जी सा अज रही थी। सूर्यांश ने कोई बुरा सपना देखा था, तभी उसके साथ ये सब हो रहा है। सूर्यांश कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो अब रहीम जी को उसके लिए काफी चिंता होने लगी थी। उन्हें लग रहा था जैसे सूर्यांश ने अपना आप खो दिया है। इस अभी भी वैसे ही बैठे हुए था। रहीम जी इस बार उसके कंधे को हिलाती है। सूर्या बेटा। एक पल के लिए रहीम जी भी उसे लेकर डरने लगी थी, लेकिन तभी सूर्यांश ने अपना मुंह खोला। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। सूर्यांश के सर में अभी भी हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा था। रहीमे जी उसके माथे को फिर से अपने नर्म हथेलियों से सहलाने लगी, तब जाकर सूर्यांश थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ। अब ठीक लग रहे हैं तुम्हें? सूर्यांश अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से शनत स्वर में कहा। हाँ, वह इतना ही बोला था, तभी उसका फोन बज उठा और जब सूर्यांश ने अपने नजरों को फैन के ऊपर तरेरा तो स्क्रीन पे लिखे नाम को देख उसके होश उड़ गए। उसने जल्दी से फोन रिसीव किया, तभी उधर से आवाज आई, मैं जॉन बोल रहा है, और तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 1 घंटा ही वक्त बचा है। और इतना बोल उसने दूसरी तरफ से कॉल कट कर दिया। इधर सूर्यांश ने अपने मुंह को खोल ही था कुछ बोलने को, पर उसके मुंह पे ही उसके बोलने से पहले कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था। सूर्यांश सामने छोटी सी दीवार घड़ी को देखता है, जिसपे इस वक्त टाइम सुबह के 8 बजने की तरफ का इशारा करता हुआ दिखा रहा था। सूर्यांश हड़बड़ा गया और जल्दी से बेड से उठने लगा। रहीमे जी उसे इस तरह ऐसी हालत में उठता देख घबरा गई। उसके पास एक घंटा था। CH30 डैड को डैड नहीं बोलेगा। सूर्यांश सपने में था। उसने सामने में 100 लोगों से अकेले ही भी भिड़ने की सोच ली थी। सामने धवित खड़ा था और वह भी अपने सामने अपने मरे हुए भाई को देखकर गुस्से में था। अचानक ही धवित ने उन 100 को सूर्यांश के ऊपर छोड़ दिया था। एक साथ 100 लोगों को अपनी तरफ खुद को मारने के लिए आता देखकर सूर्यांश अपने हाथ में रख रॉड पे पकड़ मजबूत करके उनके ऊपर उनके मारने के लिए उनके कूद पड़ा था। पर अचानक ही अपने ऊपर कईयों को कूदता और मारने के लिए तैयार देखकर चौंक कर उठा था। उसके माथे पे पसीने थे जो उसके डर और घबराहट को बयां कर रहे थे और बॉडी हल्का हल्का कांप और शिहर रहा था। रहीम जी उससे इन
सबके बारे में पंच रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतने में उसका मोबाइल फोन बज उठा था और उसने जैसे ही फोन को रिसीव किया तभी दूसरी तरफ से जॉन की आवाज आई और उसने जो कहा उसे सुनकर सूर्यांश हड़बड़ा कर बेड से उठा और शर्ट लेकर तेजी से अपने कमरे से निकल गया था। रुको सूर्या बेटा, अभी तुम ठीक नहीं हो। सूर्यांश अभी भी कमजोर लग रहा था, जिस कारण रहीम जी उसकी चिंता करते हुए उसके पीछे उसे रोकने के लिए भागी थी, पर जब तक वे उसे रोक पाती, इतने में वह बहुत आगे निकल चुका था। सूर्यांश जानता था वह यहाँ आकर रहीम जी को कुछ भी कहकर मना लेगा, लेकिन अगर वह मेंशन नहीं पहुंचा तो शायद उसे इससे कई गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था, और यही सब सोच सूर्यांश जल्दी से निकल गया था। वैसे भी उसके पास सिर्फ 1 घंटा ही था और इन्हीं 1 घंटे में उसे मेंशन भी पहुंचना था। सामने हाईवे आते ही उसे टैक्सी भी मिल गया था, जिसे लेकर वह सीधे मैंसन के लिए निकल गया था। टैक्सी को वह तेज तेज चलाने को बोल रहा था। टैक्सी वाला भी अपनी तरफ से पूरी सतर्कता के साथ टैक्सी भगाए जा रहा था, पर अचानक ही उसने ब्रेक लग दिया और टैक्सी घसीटने लगी। सूर्यांश खुद को संभाल नहीं पाया और झटके की वजह से आगे तक आ गया। साहब संभालिए खुद को, टैक्सी वाले ने कहा। वह भी घबराया हुआ था, वह भी खुद को बचाने में लगा था, पर अपने सामने सर के बल आगे आता हुआ सूर्यांश को देख उसे बचने के लिए कहने लगा था, क्योंकि आगे वह शीशे से टकरा सकता था या भी आगे के किसी पार्ट से जो सख्त होता है, और ऐसे में उसे चोट भी लग सकती थी। कार रुकी और सूर्यांश खुद को संभालता हुआ पीछे वाले सीट पे बैठा। क्या कर रहा था भाई, ऐसे कौन टैक्सी चलाता है, नए हो क्या? सूर्यांश गुस्से में आ गया था। उसे जल्दी पहुंचना था, इसका मतलब ये नहीं कि वह ऊपर स्वर की बात कर रहा था, बल्कि उसे सिंघानिया मेंशन जाना था। उसे लग रहा था जैसे ड्राइवर उसे स्वर पहुंचाने की बात सुन ली थी। ड्राइवर तेजी के होल्ड ब्रेक खींचते हुए बिना पीछे मुड़े ही कहा, साहब मैं तो पुराना है इधर, लेकिन जो गाड़ी के सामने आया था ना, वो मुझे यहाँ दिल्ली में नया लग रहा था। ड्राइवर के मुंह से किसी को कार सामने आ जाने की बात सुनकर सूर्यांश ने अपनी दोनों भवें सिकुड़ ली थी। वह टैक्सी का शीशा नीचे कर पीछे देखा तो पीछे एक लड़का लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने शीशे पे हाथ रखे खुद को संभाल रहा था। शायद वह बहुत ज्यादा डर गया था। सूर्यांश उस लड़के का चेहरा गौर से देखने लगा, तभी वह लड़का अपना सर मोड़ते हुए सूर्यांश को शीशे से झांकता हुआ खुद को ही ताकता पाकर उसके पास आने लगा। सूर्यांश को लगा जैसे वह लड़का उससे झगड़ने ही आ रहा है, इसलिए सूर्यांश पहले ही टैक्सी का दरवाजा खोल बाहर आ जाना चाहता था, पर ड्राइवर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया था। ड्राइवर ऐसे मामले में टैक्सी के अंदर रहना ही समझ रहा था, क्योंकि आसपास के लोग और वो लड़का कुछ भी कर दे सकते थे। वह लड़का टैक्सी के पास आते ही सूर्यांश से बोला, ओए बाहर निकल। लड़का गुस्से में था। सूर्यांश कुछ बोलता कि इससे पहले ही ड्राइवर उस लड़के से विनम्र होकर बोला, अरे साहब, विस्मयादिबोधक चिन्ह, वो जरा गलती हो गया है, अब हमें माफ कर ही दो। हम आप देखे नहीं ना, नहीं तो हम कभी आपको ठोट के नहीं, और वैसे भी आप बच्चा भी तो लिए। ड्राइवर जी तरह उस लड़के से बात कर रहा था। सूर्यांश उसे देखकर चौंक गया था। दोनों एक उम्र में दिल्ली आसमास का फर्क था। सामने खड़े लड़के से 2-2.5 गुना ज्यादा उम्रदराज था ड्राइवर, फिर भी वह विनम्र होकर बातें किए जा रहा था। वह लड़का गुस्से में बोला, एक तो तू गाड़ी तेज चला रहा था, मैं मरते मरते बचा हूं, और तू बोल रहा है कि तुझे छोड़ दूं, तुझे जाने दूं, अभी तो तेरे गाल लाल होने बाकी है। वह बोलते तेजी का दरवाजा खोलने लगा, पर अंदर से दरवाजा लॉक था। आसपास के लोगों ने भी कुछ नहीं कहा। छोटी ही या था, अगर टैक्सी ड्राइवर में गलती होती तो लोग अब तक उसे मार मार कर अधमरा कर चुके होते, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह लड़का ही अपने ख्यालों में खोया रोड क्रॉस कर रहा था। ड्राइवर ने उसकी जान बचाई, अपना और अपने कस्टमर के जान को जोखिम में डालकर। उसके बाद भी वह उससे विनम्र होकर बातें कर रहा था, पर यह लड़का जिसे इन सब से कोई लेना देना नहीं था, वह गुस्से में था और उसे बस किसी के ऊपर अपना हाथ साफ करना था। सूर्यांश को लग रहा था जैसे ये लड़का पागल है और घर का सताया हुआ है। जब टैक्सी का दरवाजा नहीं खुला और ना ही कोई तेजी के अंदर से निकला, तो लड़के का पता गर्म हो गया। वह गुस्से में बोला, तू मुझे जनता है, मेरे पापा स्पी हैं, अगर अभी बाहर नहीं आया तो तुझे अंदर करवा दूंगा और इस आमदी को भी, फिर सड़ते रहना जिंदगी भर जेल में। तारानकन वह लड़का गुस्से में बोले जा रहा था, धमकाते जा रहा था, जबकि कार वाले की कोई गलती नहीं थी। देखो भाई, तुम जो भी देखो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, तुम ही थे जो कार के सामने आए थे। सूर्यांश ने समझाते हुए कहा, क्या बोला बे, तू चुप कर, तुझसे किसी ने बात, शांत रह और बाहर निकल। लड़के ने गुस्से में कहा और अपना फोन निकालकर किसी के पास फोन मिला दिया था। फोन रिसीव होते ही उधर से आवाज आया, हेलो, बोल टिल्लू, उद्धरण चिन्ह, भाई आप जल्दी से हाईवे आ जाओ, यहाँ एक टैक्सी वाले ने मुझे टैक्सी से ठोक दिया था। वो तो मैं था जो किसी तरह खुद को बचा पाया, वरना आज तो मैं बच ही नहीं पाता, और ये ज्यादा अकड़ दिखा रहा है। एक आदमी भी है जिसे सीधा करना है, आप जाओ भाई। उद्धरण चिन्ह, तू वही रुक, मैं आपके आदमियों को लेकर वहां पहुंचता हूँ। उद्धरण चिन्ह, ठीक है भाई, जल्दी करो, लड़के ने कहा और फोन रख दिया। सूर्यांश और ड्राइवर दोनों हैरान होकर उसे ही देख रहे थे। लड़के ने कितना बड़ा चढ़ा कर कहा था। सूर्यांश समझ गया था कि यह सिर्फ लड़ना चाहता है, वरना अब तक यह अपने आप ही चला गया होता। पहले बाप का धमकी और अब अपने किसी खास को बुलाया, ये सिर्फ तो लूचे लफंगे ही कर सकते थे ना। सूर्यांश ऐसा को ऊपर किया और ड्राइवर से बोला, देखिए आप गाड़ी भगाए, मुझे मेंशन जल्दी पहुंचना है, आप इनकी चिंता मत कीजिए, ये कुछ नहीं करने, गली के गुंडे हैं,
बस शांत हो जाएंगे, सूर्यांश ने कहा। इधर गाड़ी का शीशा ऊपर होता देख वह लड़का भी बौखला गया था। वह गुस्से में शीशे पे मुक्के से मारने लगा। खोल साले, नीचे कर बना तेरी, उद्धरण चिन्ह, खोल साले, उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा दरवाजा खोल, वह गुस्से में बोले जा रहा था। और ड्राइवर भी अंदर डरा हुआ था। तभी सूर्यांश को कुछ सूझा और वह दरवाजा खोल झट से बाहर निकला। ऐसे अचानक अपने सामने खड़ा सूर्यांश को देख उसकी बोलती बंद हो गई थी। तभी सूर्यांश उस लड़के को गर्दन से पकड़ा और गुस्से में बोला, सुनिए अब, गलती तेरी है, तो इसलिए अपना ये सड़ा सा मुंह उत्तर और इसे लेकर निकल, तुझे हमने माफ कर किया। इतना बोलने के बड़ा सूर्यांश उस लड़के को झटके से छोड़ दिया था। पर तभी वह लड़का अपने आप को संभालते हुए बोला, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, टिल्लू पे, रुक मेरे भाई को आने दे, उसके बाद देखता हूं तुझे। वह लड़का पीछे हटते हुए बोला। इधर सूर्यांश ड्राइवर को टैक्सी स्टार्ट करने का इशारा किया और उस लड़के से कहा, टैक्सी वाले की इसके कोई गलती नहीं है, इसलिए ये जा रहे हैं, और तू भी निकल, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने बड़े भाई को बुलाना पड़ जाए। कहते हुए सूर्यांश टैक्सी में बैठ गया, जबकि सामने खड़ा वह लड़का सूर्यांश के धमकी को साफ साफ सुन और समझ पा रहा था। सूर्यांश के बैठते ही टैक्सी वाले ने तेजी को रोड पे दौड़ा दिया था, जबकि वह लड़का टैक्सी का नंबर नोट करने लगा। वह जान रहा था कि अभी वह कुछ नहीं कर सकता था, पर उसके भाई को आ जाने के बाद वह सब कुछ कर सकता है और उसका भाई टैक्सी नंबर के जरिए सबको ढूंढ ही लेगा। दूसरी तरफ मेंशन के अंदर रामेश्वरी जी कब से मेन गेट को ही ताक रही थी। तभी उन्हें कोई आता हुआ दिखाई दिया और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रिबॉर्न ऑफ मनी माफिया की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।